मैंने ये खुद से ही बात कर ली कि धीरूभाई अंबानी ने थोड़ी एमबीए किया था, स्टिल ही इज सक्सेसफुल। तो नहीं चाहिए एमबीए, Kind अपन of भी justifying your own हाँ, whatever justify your result you have got. failures। Yeah. So MBA was the only option left for me। तो तभी मैंने मोटिवेट हो गया कि मेरे को आईएम अहमदाबाद क्यों जाना है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता था कि आईएम अहमदाबाद में इतने अच्छे पैकेजेस होते हैं, ये होते हैं। Yes. और दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे आजकल सिर्फ वो पैकेज का नंबर पढ़ के उनको बड़े इंस्टीट्यूट में जाना होता है, Yes. विच इज नॉट आइडियली द वे। सो टू डू समराइज अगर मेरे को करना है कि मेरा मोटिवेशन क्या था टू गेट इनटू IIM or any good day school. are only two things. One is that I want to rebel against my dad, and second, I wanted to be worthy enough to stand in front of my Would be friend के parents. father-in-law. सिंपल, मेरा और कोई रीजन था नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, माई लाइफ इज कम्प्लीटली अनप्लान्ड। आई हैव नॉट इवन प्लान्ड अ सिंगल थिंग इन माई लाइफ। What do you suggest कि प्लानिंग होनी चाहिए या अनप्लान होनी चाहिए, कैसा मतलब? स्वागत है आपका द राइजिंग भारत शो में। इस मंच से हम साझा करते हैं ऐसे कहानियों को जो न हमें केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भरोसा दिलाती है कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी कामयाबी किसी भी परिस्थिति से बड़े हो सकते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है एमबीए, और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं मिस्टर पुनीत जी, जिन्होंने खुद भारत के सर्वश्रेष्ठ एमबीए संस्थान आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है और करेंटली वह अर्थ निर्मिति के सीईओ हैं। तो आइए जानते हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में और एमबीए के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर्वेश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं सर? ऑल गुड, ऑलवेज। ग्रेट सर, ग्रेट टू नो। सो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप अर्थ निर्मिति के सीईओ हैं, तो एक बार अर्थ निर्मिति के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, और उसके बाद आपका पर्सनल जर्नी, कहाँ से आपने एमबीए के बारे में सोचा, फिर किस तरीके से करियर में वो इम्पैक्ट आया, उसके बारे में सर। तो अर्थ निर्मिति एक नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है, जिसका सपना ये है कि भारत के जितने भी लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, काम करने वाले, जिन्होंने अभी तक भारत में फाइनेंस का ग्रोथ क्या होता है, वेल्थ का ग्रोथ क्या होता है, वो सिर्फ सपना देखे है पर उसको रियलाइज नहीं किया है। उनके लिए हम एजुकेशन के द्वारा उनके लिए वो अपन विषय कैसे खोल सकते हैं, वो सपना कैसे अनलॉक कर सकते हैं, वो है अर्थ निर्मिति। तो अर्थ निर्मिति इसेंशियली क्या कर रहा है, भारत के उस समाज को, अंडर सर्व्ड समाज को फाइनेंशियल लिटरेट कर रहा है, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करवा रहा है और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जर्नी में उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये है अर्थ निर्मिति। ग्रेट। सो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज काम कर रही हैं कि उनको लेंडिंग दे करके एक तरीके से क्रेडिट स्कोर क्रिएट करने का, अर्थ निर्मिति बेसिकली उनको ओवरऑल लैंडस्केप का जानकारी दे रहा है, और खास तौर से जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट साइड में है, जहाँ पे कि लोग वेल्थ क्रिएशन के साइड में सोच सके कि कैसे वो डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो व्हाइल दैट इज पार्शियली ट्रू, बट इसका मेन पार्ट ये होता है कि जैसे आप और मैं जॉब करने इसलिए जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम एट द एंड ऑफ द मंथ अपने घर का देखभाल कर सकते हैं या नहीं। अपना ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का ये भी है कि हम ऐसे सक्षम बने कि हमारे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से पार कर सकते हैं या नहीं। The objective is to become financially responsible and financially secure। आपने जो बोला है वो बहुत सारे फॉर प्रॉफिट एंटिटीज है जो खुद के लिए इंक्लूजन ड्राइव करना चाहते हैं। Got it. अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है। अपना ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि मुझे सब लोगों को ये याद दिलाना है कि आप लोग जॉब कर रहे हो, आप लोग काम कर रहे हो क्योंकि एक दिन आपने सपना लिया है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। हम उस सपने को जगा रहे हैं और उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके जीवन में हो पाएगा, इसका हम उनको विश्वास और रोड मैप दिला रहे हैं। ग्रेट सर। सो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने की तरफ एक स्ट्रांग स्टेप है। बिल्कुल। अगर भारत बनना है
तो वो तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके गांव गांव में हर एक का जीवन विकसित हुआ है। दिस इज ट्रू है, सिंपल। ट्रू है। भारत के कंपनीज बड़े होने से भारत विकसित नहीं होगा। भारत विकसित तभी होगा जब भारत में फिनेंशियल प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। और वो लास्ट माइल तक हो, मतलब एकदम से एब्सोल्युटली। लास्ट लाइन ऑफ द, कह सकते हैं, कर्व, जहाँ पे कि हर आदमी उस ग्रोथ का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो बड़े कंपनी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, या जो अभी हम देखते हैं कि टॉप 5% के पास मोर देन 50-70% का वेल्थ है। उससे बेहतर है कि सब लोग उस ग्रोथ का पार्ट बने, राइट? सो इट डजेंट मैटर किसके पास कितना परसेंट ग्रोथ है, कितना परसेंट वेल्थ है। यस, ऑनेस्टली तो ये सच है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो मेरे लिए इममटेरियल है। ट्रू है। क्योंकि मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सपना हो सकता है कि मेरे पास अगर 2 करोड़ हो तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। सर्वेश भाई का ये हो सकता है कि जब तक 100 करोड़ नहीं आते तब तक फाइनेंशियली अरे, इंडिपेंडेंट है नहीं। सबका नंबर अलग है। अलग है, मैं ये अलग है। बोल रहा हूँ कि हर एक को अपना नंबर सोचना चाहिए कि अगर इतना पैसे मेरे अकाउंट में हो गया तो मेरे को फिर सुबह उठ के वो काम फिर से नहीं करना है जो मैं एंजॉय नहीं करता हूँ। वो जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है उससे थोड़ा छुटकारा मिल नहीं, सकता भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं। भाग दौड़ होना चाहिए अगर आप खुश रहते हो वो है। भाग यस, दौड़ अगर करने के एंजॉय लिए, कर रहे हो तो। तो वो भाग दौड़ सही है। यस, पर अगर आप खुश नहीं हो तो कुछ तो गलत है। गॉट तो इट। ना आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, ना आप फाइनेंशियली, आप अगर अगर आप दिमाग से हैप्पी नहीं होगे तो आप कभी फाइनेंशियली भी सिक्योर और हैप्पी नहीं हो पाओगे। ट्रू है, ट्रू है। इंटरेस्टिंग सर। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड अर्थ निर्मिति को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, अब आपकी जो आज का हमारा पॉडकास्ट का विषय है उस पे आते हैं, एमबीए से रिलेटेड। और हम्म। आपने आईआईएम अहमदाबाद, जिसकी सबको पता है कि अगर आईआईएम का नाम आता है या एमबीए का नाम आता है तो सबके दिमाग में एक ही नाम क्लिक होता है, आईआईएम अहमदाबाद। जी 100 परसेंटाइल वाला ग्रुप। जी। सो उसका सर कहाँ से, मतलब आपका डिसीजन कहाँ से हुआ कि आपको एमबीए करना है? उसके पहले का अगर थोड़ा सा आप अपना जर्नी बताएं, और एमबीए डिसाइड करने का, और फिर कैसे तैयारी किया, किस तरीके से आईआईएम अहमदाबाद गए, उसके बारे में अगर बताएं तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आ, तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ। ओके, तो मेरी शिक्षा पूरी वेटरनरी साइंस में हुई है। आ, मुझे वेटरनरी में कोई इंटरेस्ट था नहीं। मेरे पापा के वजह से मैं वेटरनरी कॉलेज में ओके, चला गया। मैं तो मेरे 12th के बाद में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। ओके, तो 3 महीने इंजीनियरिंग करते समय आ, मेरे पापा को मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि उसको वेटरनरी करना है। ओके, तो पापा को एकदम बढ़िया लगा कि यार ये वेटरनरी क्या चीज़ है। उनका ये सपना था कि उनको खुद डॉक्टर बनना था। ओके। पर मेरा बड़ा भाई ना मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बन पाए। ओ, तो उनका ये था कि अभी सपना छोटे से तो पूरा छोटे से करना ही पूरा कर करना है। लेंगे। यस। तो उस चक्कर में उन्होंने मेरा एडमिशन वेटरनरी में ले लिया। ओके। अभी मैंने बहुत तांडव किया कि नहीं मेरे को नहीं करना है, क्योंकि बायोलॉजी ये मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। ये मेरा स्किल सेट है ही नहीं। मुझे बायोलॉजी अभी भी अगर आप पूछोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता। ओके। तो बायोलॉजी का पढ़ाई सिर्फ सर्वाइवल के लिए था कि 12th का एग्जाम हो गया और फिर वो तभी महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम्स भी आया था। तो सीईटी ओके, वाज मोर लाइक अगर जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट सीईटी तो देखे रखा है तो देख लेंगे कहीं तो कि एडमिशन ले कहीं लेंगे। तो एडमिशन ले लेंगे। पर मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था वो करने में। पर पापा ने एडमिशन ले लिया, मैं वेटरनरी में चला गया। मेरा प्लान ये था कि मैं 1 साल में फिर से जेडब्ल्यू का प्रेप करूंगा, ओके। जेडब्ल्यू देके फिर जब सपना एडमिशन था हाथ में इंजीनियर रहेगा बनने का। तो निकल जाएंगे। ये जी। करना ही नहीं है। तो हम्म। मैंने उसको ड्रॉप ईयर की तरह ट्रीट किया था। ओके। पर फिर ये हुआ कि जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंच गया तब एक जूनियर बैच में एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद आई। वाह। शी इज माई नाउ वाइफ। ओह। तो उस चक्कर में मैंने आगे के 2-3 साल निकाल लिए। ओके। तो मैं पापा को बोलता हूँ कि चलो आपने मेरे को गलत कोर्स में तो डाल दिया पर जिंदगी में एक अच्छा काम किया एक अच्छा काम किया कि लाइफ पार्टनर सही कि मिल लाइफ पार्टनर सही गया। मिल गया आपके वजह से। सही है, तो सही है। तो उस चक्कर में फिर मैं डॉक्टर हो गया। ओके। अभी मुझे डॉक्टर यानी आई डेंट वांट टू प्रैक्टिस दैट, आई वाज वेरी क्लियर। तो मैं कुछ स्टार्टअप कर रहा था। स्टार्टअप के पहले इमीडिएटली आउट ऑफ कैंपस जब मैं ग्रेजुएट होने के पहले मेरे पास एक जॉब था। वो ओके। जॉब था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। मेरे पास ऑलरेडी एक रोल आया था, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। ये जनरली तो ऐसे प्लेसमेंट्स हमारे कॉलेज में होते नहीं है। अच्छा। हमारे समय 2008 में तो प्लेसमेंट्स कॉलेज में होते ही नहीं थे। तो नॉर्मल ये होता था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को एक तो
मास्टर्स इन वेटरनरी साइंस करना चाहिए, ओके, या आईएएस का प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं एलडीओ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट यस ऑफिसर, यस वो यस, करना चाहिए। तो मेरे पापा को ये था कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, वाह, डॉक्टर बन गया अब आईएएस अब बनेगा। आईएएस बनेगा। मैंने सोचा यही समय है, इसी समय पे अपन रिबेल करते हैं थोड़ा रिबेल सा। करते हैं। तो मैंने बोला मैं कुछ भी करूंगा, पर आईएएस आईएएस तो पक्का नहीं करूंगा। तो तो तब था वो रिवॉल्यूशन। ओके, तो फिर करना क्या है, तो आईएएस क्यों नहीं बनना था सर? क्योंकि पापा को चाहिए था ना आईएएस बनना। अच्छा, तो वो आपको इसके लिए मेरे नहीं पीछे उसके पीछे लॉजिक ही नहीं था, उसमें यही था कि बगावत, ठीक कि है, ये बगावत का समय है, हम बगावत करेंगे। सो इट वाज द सही। फर्स्ट टाइम दैट आई फाउंड अ वॉइस फॉर माय ओन सेल्फ, ओ, कि ओ आई नीड टू कैन आई मेक डिसीजंस फॉर माय ओन सेल्फ। ट्रू है। तो अच्छी बात ये थी कि उस समय पापा ने सुन लिया, ओके, क्योंकि उसके बाद में जो इंडिपेंडेंस आया लाइफ में, दैट यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, वो एक इट वाज मोर ऑफ अ हैंड्स ऑन लर्निंग, जो बगावत की वजह से आ गए। एंड वो उस एज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को समझ में आ जाए कि हम अपने डिसीजंस के लिए और उसके उस डिसीजन की वजह से जो इम्पैक्ट जो आता है आउटकम उसके आने लिए वाला है रिस्पॉन्सिबल है। उनका। वी कांट ब्लेम एनीवन यस कि यस, पाप की वजह से मेरा आपने ये ऐसा हुआ। बोला था तो इसके लिए मैंने ऐसा किया और ये हो गया, समथिंग लाइक बिल्कुल दैट। बिल्कुल। सो टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर लाइफ इज वेरी क्रिटिकल। आई थिंक दैट वाज द मोमेंट वेयर इट हेल्प मी टेक ओनरशिप ऑफ माय लाइफ। एमबीए मुझे इसलिए करना था क्योंकि वेटरनरी में मैं मास्टर्स तो नहीं कर सकता था, वो मेरा स्किल सेट था नहीं। और इंटरेस्ट भी नहीं था तो। इंटरेस्ट भी नहीं था, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ओके, अच्छा डॉक्टर तो मैं हूं नहीं। सो वेयर आई वाज नॉट द बेस्ट, आई वाज वेरी श्योर मेरे को पहले से पसंद है कुछ सब्जेक्ट्स, वो थे गणित वाज माय ऑलवेज अ फेवरेट सब्जेक्ट। सो आई थॉट कि चलो एमबीए ही बचता है। सो इसेंशियली अगर सिविल सर्विसेज रूल आउट हो गया, मास्टर्स और वेटरनरी जिधर साइंस रूल ग्रेजुएशन आउट किया हो वो गया, रोल आउट हो गया तो तो अभी मेरे पास एक बचा ऑप्शन था एमबीए। एमबीए। मुझे लगा कि अच्छा अभी मैं I can again restart my career, because veterinary, with a veterinary degree I didn't have a career because I was not good at it. यस So यस, MBA was the only option left for me. तो तभी मैंने कैट की पढ़ाई की। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एट कैट वाज सो बैड कि मुझे लगा कि यार मुझे मुझे किसी किसी भी एमबीए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था उस ओके, समय में। कितना तो था अगर इतना, आप बताना चाहे तो? मैं कभी नंबर्स पे बातें नहीं करूंगा, because there is a reason behind why I don't talk about numbers, because numbers are an output. यस, आजकल क्या, जैसे मैं मोटिवेट हो गया कि मेरे को आईएम अहमदाबाद क्यों जाना है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता था कि आईएम अहमदाबाद में इतने अच्छे पैकेजेस होते हैं, ये होते हैं। यस, और दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे आजकल सिर्फ वो पैकेज का नंबर पढ़ के उनको बड़े इंस्टीट्यूट में जाना होता है, यस। विच इज नॉट आइडियली द वे टू डू इट। और उसके भी आगे सर क्या होता है ना कि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि एक तो कॉलेज में जाने का कि वहां पे हाई सीटीसी है तो वहां पे जाना है, वहां पे भी अब कुछ कंपनी जाती है जिनके सीटीसी ज्यादा होते हैं, राइट? और वहां पे ये नहीं पता कि उस कंपनी में कल्चर क्या है, किस तरीके से काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रन करता है। तो पहले तो कॉलेज हायर सीटीसी वाला, और उसके बाद अब कॉलेज में जाने के बाद हायर सीटीसी वाली कंपनीज को लोग चेंज करते हैं। सो रेदर देन उसको चेंज करके आपका खुद का स्किल सेट क्या है, जो आपने बोला कि नंबर्स को चेंज मत कर, आपका खुद का बिहेवियरल इंस्टिंक्ट क्या बोलता है कि आपको किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए, कहाँ पे आप सेटअप हो सकते हो, या क्या स्किल सेट आप में है जिसको कि आप इनपुट दे करके राइट वे में राइट रिजल्ट पा सकते हो, उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल 100%। देखो हर एक प्रोफेशन में बहुत पैसा है। ऑल प्रोफेशंस हैव गुड मनी। अगर आप डॉक्टर भी बनते हो तो भी उधर पैसा है, यस अगर यस आप सर, एक अच्छे इंजीनियर हो तो भी पैसा है, अगर आप एक अच्छे लॉयर हो तो भी पैसा है, तो और भी अगर पैसा आपकी किसी भी प्रोफेशन में हो, पर अगर आप अच्छे हो तो द आउटपुट, वन ऑफ द आउटपुट metric is your package or the money that you earn. Your input metric is always be very good at what you are doing. तो ये जो यस आप बोल रहे हो ना, यस यस, मैं इसीलिए नंबर्स नहीं बोलना चाहता हूँ, प्योरली बिकॉज परसेंटाइल डजेंट मैटर। देखो ट्रू, मुझे इच्छा थी वो चीज करने के लिए, हेंस आई बिकेम सो गुड एट इट दैट माई लाइफ आफ्टर आई एम अहमदाबाद इज ऑल्सो मोर और लेस सॉर्टेड, यस है ना। अभी हर एक का करियर ग्राफ वैसे होता नहीं है, मेरा करियर ग्राफ भी बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है, बट आई स्टिल नो दैट दिस करियर ग्राफ इज गुड इनफ फॉर मी, वेयर आई कम फ्रॉम, यस, फॉर अगर दैट आई एम मच मोर हैप्पी, यस आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी कंटेंटेड।
So it is always very important that you define for your own self कि आप किस में अच्छे हो, किस में अच्छे हो ये ढूंढने के बदले आपको ढूंढना है कि किस में आप अच्छे नहीं हो। वो इजी लिस्ट बनता है। एक बार यस अपन ने समझ लिया कि यार मैं इस चीजों पे अच्छा नहीं हूँ और इस पे मुझे फोकस नहीं करना चाहिए, देन यू फाइंड आउट व्हाट थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट विद एंड फोकस ऑन। सो आई विल कम बैक टू माय लाइफ जर्नी दैट माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज वेरी बैड। देन आई थॉट, मैंने ये खुद से ही बात कर ली कि धीरू भाई अंबानी ने थोड़ी एमबीए किया था, स्टिल ही इज सक्सेसफुल, तो नहीं चाहिए एमबीए, काइंड अपन ऑफ भी जस्टिफाइंग योर ओन हाँ, you व्हाटएवर justify your रिजल्ट यू हैव failures। गॉट, या तो फिर सो मैंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया था 2008 में, जो पेट इंडस्ट्री में था उस समय। वो कुछ 2 साल किया, फिर रियलाइज हो गया कि वो करते करते उस स्टार्टअप में मैं ही डॉक्टर था, मैं ही मेरा एम्बुलेंस ड्राइवर था, मैं ही खुद का कंपाउंडर था। सो इट वाज जस्ट मी एंड माय वन असिस्टेंट हु वर रनिंग द एंटायर ओके शो। बट दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन माय लाइफ। वो 2 साल मैंने किया, तभी मुझे रियलाइज हो गया, क्योंकि अपना सब चालू हुआ that I should be good enough to uh, good enough to stand in front of my to be father-in-law and ask hand in marriage। वेटरनरी पूरा उसके लिए किया अच्छा कि भाई ये लाइफ में एक पैरामीटर सही हो जाए, पर अगर ये 100% करना है तो कुछ तो चाहिए पेडिग्रीड कॉलेज चाहिए। yes, तो फिर समझा कि अगर मैं यही वेटरनरी स्टार्टअप करते रहूंगा तो पूरा बात बना खत्म, बनाया लाइफ गड़बड़ हो सकता है फिर तो गड़बड़ वो सपना गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो अपने को आईएम अहमदाबाद जाना पड़ेगा ओके या अपने को किसी आईएम में जाना पड़ेगा। फिर वो 2 ढाई साल के बाद में आई अगेन अपीयर्ड फॉर कैट। दिस टाइम लकीली आईएम अहमदाबाद हैपेंड और फिर ओके मैं आईएम अहमदाबाद में चला गया। सो समराइज अगर मेरे को करना है कि मेरा मोटिवेशन क्या था टू गेट इनटू आई एम और एनी गुड बी स्कूल आर ओनली टू थिंग्स। वन इज दैट आई वांट टू रिबेल अगेंस्ट माय डैड, and second I wanted to be worthy enough to stand in front फ्रंट of my वुड बी girlfriend के parents। फादर इन लॉ सिंपल, गॉट इट मेरा और कोई रीजन था नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, माई लाइफ इज कम्प्लीटली अनप्लैंड। आई हैव नॉट इवन प्लान्ड अ सिंगल थिंग इन माई लाइफ। पर अभी अगर मैं हाइंडसाइड में पैकेज करके अच्छा दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं कर सकता हूँ, पर आई वांट टू बी ऑनेस्ट, गॉट इट नथिंग इन माई लाइफ इज प्लान्ड। जो जैसे होते गया उस समय पे वैसे वैसे अपन काम करते गए। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि प्लानिंग होनी चाहिए या अनप्लान होनी चाहिए, कैसा मतलब? इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है। ओके आई एम अ पर्सन हु लव्स थ्रिल, एडवेंचर एंड रिस्क। तो फॉर मी रिस्क टेकिंग एपेटाइट इज वेरी हाई। तो मैं अनप्लैंड चीजें करना मेरे को बहुत पसंद आता है, बिकॉज मेरे को वो एड्रेनालिन रश मिलता है ओके एज कंपेयर टू से सम पीपल आई नो कि अगर उनके लाइफ में प्लानिंग नहीं होगा तो उनका लाइफ ही बिखर जाएगा, यस वो दे जी विल नहीं बी पाएंगे। थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट दैट आई हैवंट प्लान्ड इट। करेक्ट करेक्ट। तो आइडियली तो बैलेंस होना चाहिए इसका कि यस कहाँ पे रिस्क ले, कहाँ पे प्लान करे। वो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ एज आई यस बिकम अ हस्बैंड, अ फादर। तो वो प्लानिंग वाला एलिमेंट भी आ रहा है मेरी जिंदगी वो में। विद द एज एंड हाँ, रिस्पांसिबिलिटी। with the age and responsibility, but when you are in college na, you can easily figure out what is your attitude towards गॉट life। इट Do you love risk or uh, do you do you fear risk? If you answer these two questions तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनिशियल फेज लाइफ में आपको करना क्या चाहिए, करना रिस्क लेना चाहिए या प्लान करना चाहिए। ओके गॉट इट। तो बेसिकली वो सबका अपना एक इंडिविजुअल चॉइस कह लो या इंस्टिंक्ट कह लो जो आता है इंस्टिंक्ट, एग्जैक्टली। कि whether I should go for a risky life without planning anything but doing whatever I like or I feel to do, करेक्ट। right? या तो कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर प्लान करते हैं देन स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हैं रिजल्ट की तरफ स्ट्राइव करते हैं, राइट? सो सर जब आपने पहली बार एमबीए का या कैट का एग्जाम दिया था, कैट बेसिकली कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है फॉर एंटरिंग इनटू एनी बी स्कूल। देयर आर अदर मेनी you can say entrance exams for MBA and PGDM like CAT, MAT, JET, then SNAP, and MAT, and there are various states related exams also which you can appear for and take the admission into respective colleges and B schools. सो सर उसके अलावा तो क्या आपने फर्स्ट टाइम में कोई कोचिंग करी थी कैट का एग्जाम देने के लिए या सेकंड टाइम में कोई कोचिंग करी थी? मैंने कैसे दोनों टाइम कोचिंग ली थी सर। मैं
एक आईएमएस नाम है, आईएमएस नाम का एक यस, क्लासेस मैंने होता भी था। वहीं से किया था, बनारस से बहुत किया था बढ़िया, मैंने। बहुत बढ़िया। तो मैं उनके पास जाता था, ओके। उनसे समझ के लेता था। क्योंकि दिक्कत ये है कि मेरे पूरे 5 साल वेटरनरी साइंस में मैथ्स पे कुछ फोकस है नहीं, वो यस। लॉजिकल जो भी होता था उस पे भी कुछ फोकस था नहीं। ओके। और आई थिंक वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, एग्जाम क्लियर करना रहेगा, कौन सा भी एग्जाम। जब तक आप उस स्ट्रक्चर में नहीं बैठते हो तब तक आप नहीं क्लियर कर नहीं आता पाते। है, यस यस। एग्जैक्टली तो मैंने वो कोर्सेस, मैंने उनका क्लासेस ज्वाइन किया था। मेरा प्रिपरेशन टाइम फॉर बोथ अटेम्प्ट्स वर अराउंड 8 to 9 months। ओके। सो हाँ, मैंने उतना ही किया था। सो प्रॉपर क्लासेस होते हैं, और आईएमएस का तो वो सिम कैट भी होता था जिसमें जा करके वो पूरा करेक्ट करेक्ट एक करेक्ट तरीके करेक्ट। से एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करके देन आपको एग्जाम्स देना, उसको आकर के फिर से इवेल्युएट करो एंड ऑल। तो उसमें जो आपका कोर था, आपका मतलब मैथ तो आपका कोर था, फिर उसके बाद आता था लॉजिकल रीजनिंग एंड देन इंग्लिश। हम्म। सो क्या था, मतलब घर पे भी कुछ स्टडी करते थे, क्या टिपिकल टाइम आप देते थे? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कुछ था नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में भगवान भरोसे बहुत कुछ था। ओके। सेकंड अटेम्प्ट में क्या हो गया था कि इट वाज एन ऑल इन थिंग फॉर मी। ओके। हुआ तो हुआ, नहीं तो जिंदगी बर्बाद। डू और डाई। डू और डाई सिचुएशन था, तो मैं ऑल इन चला गया था। ओके। मैंने सिर्फ कैट दिया था। मैं कैट के अलावा मैंने और कौन सा एग्जाम नहीं दिया था। ओके। और मैंने सोचा था कि अगर होना है तो यही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके। तो मेरे प्रेपरेशन के टाइम पे मैं यानी सुबह में काम, मैं मेरा काम चल रहा था तभी मैं काम वाम करता था। ओके। और फिर मेरा शाम को लेट पढ़ाई चलता था, या फिर दिन भर पढ़ाई करो और शाम के बाद काम करो, ऐसे ओके। ऐसा तो बेसिकली फेस आप चल रहा था। एक तरीके से आप अपना वर्क भी कर रहे थे, कहीं पे ज्वाइन कर रखा था, एंड साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे थे अपना ये एमबीए के लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों साथ में भी मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने जब किया था तो ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपर पॉज लिया, लास्ट ईयर में तो किया, बट मेरा भी वही रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा ब्रेक लिया एंड देन तैयारी किया and फिर एडमिशन लिया। हाँ बट तो दोनों चीजें साथ में भी मैनेज की जा सकती है, बिल्कुल जैसा आप बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल। तो मेरा स्टोरी क्या है ना, तब मेरे पापा मेरे से खुश नहीं थे। हो। ओ। कि उनका ये हो गया था कि मैंने बोला था कि मैं अभी वेटरनरी के रिबेल बाद किया तो में अच्छे से करो फिर तो। एमबीए करूंगा। तो एमबीए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं, फिर बिजनेस करने लगा। हम्म। फिर अभी फिर से एमबीए करना है, तो भड़क गए थे कि जिंदगी में कर क्या रहा है। और तभी फिर मैं बगावत का मेरे को और उसका खून चढ़ गया था। तो फिर ओके। मैंने बोला था मेरा लाइफ है, मैं देख लूंगा। खुद को तो प्रूव उन्होंने करूंगा बोला मैं। कि जाओ घर के बाहर। तो फिर मैं बाहर रह के, अकेले ओ। रह के, तो पैसा तो कमाना ही पड़ रहा था। यस यस, बट तो ऑब्वियस है सर्वाइवल के सस्टेनेंस, लिए। सरवाइव करके पढ़ाई करना। ओ। मुझे ऐसे लगता है कि उनके जिद में और मेरे जिद में ना, मेरे साथ जिंदगी में बहुत कुछ अच्छी चीजें हुई। ओ। उसके वजह से मैं बाहर चला गया, मेरे को समझ में आ गया कि सिर्फ लाइफ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत हार्डशिप चाहिए वो जब थोड़ा तक। सा बैकग्राउंड में मेरे लक्ष्य मूवी हाँ। का सीन घूम रहा है, जैसे वो जब निकालता है कि काइंड ऑफ जब आप छोड़ दिए जाते हो अकेले तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, एंड हाँ। देन यू ट्राई टू डू समथिंग मोर देन व्हाट यू काइंड करेक्ट ऑफ थिंक योरसेल्फ ऑफ कैपेबल ऑफ डूइंग, करेक्ट करेक्ट राइट? करेक्ट करेक्ट। सो नाइस। हाँ। एंड देन सर उसके बाद क्या आपको एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट जो आईएम के लिए आया कि आपको कॉल आ जाएगा? मतलब आपका रिजल्ट जितना परसेंटाइल चाहिए, हम सबको पता है कि मतलब 99 100 परसेंटाइल चाहिए होता है, तो क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि आप उस मार्क तक पहुंचोगे? कैसे था? देखो, मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ यही सपना देखता था कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है। ओ। अपने को दूसरा ऑप्शन ही नहीं पता था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ए वाज द ओनली ऑप्शन इन द बैक ऑफ माइंड। मैं दिमाग में सिर्फ उतना ही सोचता था ओ। कि अहमदाबाद। इन 2011 मेरे को आईएम अहमदाबाद का एडमिट कार्ड चाहिए। वाह। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ। ग्रेट। मैंने सोचा ही नहीं। शायद से उसके वजह, नाइस। शायद से भगवान ने थोड़ा मेहरबानी किया मेरे पे। ओ। क्योंकि आई हैड नो प्लान फॉर, हाँ, अगर आपने ये बोला कि नहीं आपने होता बस था कैट दिया तो था। क्या करना है जिंदगी में, मेरे पास प्लान ही नहीं था। ओ। तो लक बाय चांस हो गया, शायद से उसको लोग मैनिफेस्टिंग बोलते हैं। पर हो गया मेरे। मैं दूसरा, मैं इवन पॉइंट नॉट 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 1% ख्याल भी आने नहीं देता था कि अगर ये कैट में नहीं हुआ तो क्या होने वाला है जिंदगी में। मेरे पास बैकअप प्लान था नहीं। मैं ऑल इन चला गया था उस टाइम पे, नो बैकअप प्लान्स। क्योंकि इट वाज नीडेड। ऑल इन अगर मैं नहीं होता था, मुझे क्या लगता है ना, ये मेरा मानना है, आई डोंट थिंक दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, कि द मोमेंट यू हैव अ बैकअप प्लान, अगर किसी के पास प्लान बी है, इसका ये मतलब है कि नाउ यू नो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, और थोड़ी आप राहत की सांस लेते हो। एंड इफ यू टेक राहत की सांस, तो वो जो जुनून, वो जो ड्राइव होना चाहिए,
टू हिट प्लान ए, उससे आप वो निकल चूक जाता जाते हो। है। यस यस। सो मेरा भी वही मानना है, जो इसका ड्यू का डायलॉग है कि डर के आगे जीत है। हम्म। तो बेसिकली वो डर जो है, वो डर ये नहीं है कि मतलब आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। डर बेसिकली ये है कि अगर आप जब तक डरते नहीं हो वर्स्ट रिजल्ट से, आप बेस्ट की तरफ जाते नहीं। अगर आपको वो, जैसे आपने बोला ना कि वो अगर आपने बी प्लान तैयार कर लिया, मतलब आप रेडी हो कि ठीक है नहीं भी हुआ ना तो आई एम ओके। हम्म। बट अगर आपको डर है कि नहीं, मैं अगर मेरा वहां नहीं हुआ तो आई एम नो वेयर, हम्म। आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। हम्म। सो वो कहीं ना कहीं पे मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, बट प्लान बी ना होने के भी अपने एक फायदे हैं, जो आपने बोला कि नहीं आपने ए ही हिट किया, अदरवाइज यू वुड हैव मतलब गॉट एनीवेयर। कुछ लाइफ के डिसीजंस में ना प्लान बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप हर एक डिसीजन में प्लान बी नहीं रखोगे, लाइफ इज नॉट फेयर, हर बार आपको जिताएगा नहीं, यस मुंह यस, की वो तो है। खानी भी पड़ती है। वो मेरे साथ भी हुआ है, बिकॉज आई यूज टू थिंक नहीं प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। तो लाइफ हैज इट्स वे ऑफ टीचिंग यू कि नहीं, मैं ऐसे झापड़ लगाऊंगा कि फिर आपको समझेगा कि नहीं किधर तो प्लान बी होना चाहिए। हर जगह सेम नहीं खेल सकते हो आप। हर जगह पे सेम जुआ नहीं खेल सकते हो। गॉट So there, but there should be certain milestones in your life, certain points of inflection in your life, जहां पे आपको all in जाना ही चाहिए। इट। यस। That changes your position, pole position, कि अगर आप वो रेस में 10वें नंबर पे हो, वो 10वें से सीधा आपको 7वें नंबर पे डाल देगा, वो 7वें से आपको सीधा तीसरे नंबर तीसरे पे पे डाल डाल देगा। देगा। यस तो यस, वो मोमेंटम जो आपको वो एस्केप वेलोसिटी लेके आना है, वो बहुत वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर आप उसी लेवल में कंफर्टेबल हो जाते ओके। सो थोड़ा सा प्रोसेस में जाते हैं कि एक तो है कि कैट का एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, देन उसके बाद कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फॉर्म फिल किया रहता है, तो उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आपको कुछ याद है अपना ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या था, कितने लोग थे, कितने लोगों का पैनल था? तो ए में तभी ए और सी का शायद से ग्रुप डिस्कशन नहीं था जितना अच्छा। मुझे याद है। ओके। ए का तो पक्का नहीं था, सी का मेरे को याद नहीं आ रहा है, बी से मेरे को कॉल नहीं था, बी और के से कॉल नहीं था। पर ए और सी में तो ग्रुप डिस्कशन नहीं था जितना आई एम रिमेम्बरिंग। ओके। तो उसमें पीआई पे ज्यादा फोकस होता है, और कुछ एक रिटर्न टेस्ट वो लोग करवाते हैं, कुछ ऐसे ओके। वैसे लिखने को बोलते हैं, आई एम अहमदाबाद में वो था। ओके। तो जितना मुझे जीडी मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है, बट आई वॉज ऑलवेज गुड एट डिबेटिंग, एलोक्यूशन। तो ओके। मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या पीपल मैनेजमेंट में वो थोड़ा सा फ्लेवर आया था, क्योंकि वैसे तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एज एन इंडिविजुअल आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। आप मुझे किसी भी सेटिंग में डाल दोगे और बोलोगे ये 100 लोगों से बात करना है, बिल्कुल नहीं। मेरे को until अपना, unless you get comfortable with नहीं people। कंफर्टेबल मेरे को पसंद ही नहीं है। अच्छा, मेरे को then you लोग don't पसंद नहीं है, मेरे को like। अपने लोग 2-3 लोग हैं वो पसंद है, ओके। उनके साथ मैं जिंदगी बिता सकता हूँ। जब मैं मेरा स्टार्टअप रन कर रहा था, ओके। तब ये लोगों से जाके बात करना, किसी भी रूम में अगर आप एंटर करते हो तो यस। आपको किन लोगों से बात करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब मैं स्टार्टअप कर रहा था तब मैंने सीखा, सेल्स मैंने सीखा, लोगों से नेटवर्क कैसे करना है वो बात सीखा। करना। क्योंकि जब तक नेटवर्क नहीं करोगे, पोटेंशियल क्लाइंट्स कैसे ढूंढोगे, नहीं पोटेंशियल मिलेगा। इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढोगे, गॉट इट। आप इन्फ्लुएंस कैसे कराओगे लोगों को। तो कॉन्वर्जेशन एंड मैनेजिंग अ डिस्कशन और निगोशिएशन इज एन एक्वायर्ड एंड स्किल फॉर मी। कन्विंसिंग पीपल। कन्विंसिंग इज एन एक्वायर्ड स्किल, और वो अपन ने बहुत लो लेवल पे सीखा है। सो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स एंड पीपल कॉन्वर्जेशन। गॉट इट। और people love to people love to listen more about dreams and concepts than say गॉट इट। functional selling। अगर मेरे को आपको ये बेचना है, तो मैं अगर सिर्फ इसके फंक्शनल कैपेबिलिटीज के बारे में बात करूंगा, आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। शायद नहीं हूँ। पर इसके ये बेचने के समय अगर मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि सर आप आपका पॉडकास्ट चालू करो, वो नेक्स्ट लेवल तक आपको 5 साल में लेके जाएगा, लेके जाएगा। और ये कैसे आपकी जिंदगी में सपोर्ट करेगा, तो आप हमेशा मेरे को याद रखोगे विद दैट ड्रीम। यस, गॉट सो इट। दिस इज समथिंग आई लर्न द वेरी हार्ड वे। सो हेंस मेरे लिए जीडी was an absolute easy for me, थिंग। क्योंकि मैं एकदम अच्छे दिमाग में मैं प्लान करता था, स्ट्रक्चर करता था कि किसको जीडी, क्योंकि जीडी क्रैक करने का फंडा सेम होता है, हमेशा किसी का पॉइंट तोड़ना नहीं होता है। नहीं आप नहीं। बात करोगे, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करोगे, आप जो 2-3 लोग हैं जो ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हैं, उनके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करके एक आपका एंगेजमेंट किसी का बनाओगे, सेंटेंस पिक करके and वहीं पे अपने और पॉइंट फिर को। उनको आप
सब वो 3-4 आके आपके पास होनी चाहिए, yes, yes. so that they start You get the attention and listening to you, yes, because you have to first listen. yes, लिसन करने के बाद उनको थोड़ा सा when you enter in the discussion, थोड़ा उनको ऊपर चढ़ाना है कि absolutely right, building on your point, और building your point ये बाद में आपको यू टर्न लेना है और उनका पॉइंट तोड़ना उनके है, पॉइंट को थोड़ा एंड सा देन प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू विद प्रॉपर डेटा, इनसाइट्स, इनपुट्स. तो मेरा got ये सिंपल स्ट्रेटेजी था. मुझे भी पता था कि सब लोग यही स्ट्रेटेजी लेके आने वाले, अपने को अपना कुछ तो रैपर चढ़ा के ये करना है. yes, तो जीडी वाज इजी फॉर मी, रिलेटिवली इजी फॉर मी. पीआई में ये होता था कि मेरा नसीब अच्छा था कि आई वाज द ओनली कैंडिडेट, और आई वाज वन अमंग द फ्यू कैंडिडेट्स हु हैड अ वेटरनरी बैकग्राउंड एंड इज वो पूरा डिस्कशन का टॉपिक ही उधर चला जाता है, क्योंकि हमें यही बताया जाता था कि आपको इंटरव्यू में ये नहीं बताना है कि जो वो पूछ रहा है सामने वाला, आपको कोई एक डायरेक्शन दे देना है you have to इंटरव्यू को. lead the interview. हाँ, वो डायरेक्शन में चले गए, फिर आप वहां पे विनर हो सकते हो. चांसेस बराबर. ज्यादा है, रादर देन कि दूसरे के प्ले जोन में खेलो, आप अपना प्ले जोन क्रिएट Correct. करें एंड विन द गेम. और मेरे पास वो स्क्रिप्ट रेडी था ओह, कि उस स्क्रिप्ट में कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, सो दैट वहां पे क्वेश्चन मार्क आए क्वेश्चन मार्क और उस पे नेक्स्ट सवाल आए. गॉट इट. तो मेरा वो स्क्रिप्ट एकदम रेडी था, तो उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे मैं खेलता था. सो माय डाइवर्स बैकग्राउंड इसेंशियली बिकेम माय पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यूज. इंटरव्यू. IIM में मैं ये नहीं बोलूंगा कि my diverse background was my strength. No, it was in fact it became a challenge for me. But while getting into for cracking that GD and PI, my diverse background became my strength. ओके, ग्रेट. सो कैट का एग्जाम दिया, एडमिशन भी हो गया. एडमिशन के बाद जो सेटअप था, क्योंकि जो बी स्कूल्स के सेटअप होते हैं, एक टोटली मतलब 360 का चेंज आता है. बिल्कुल. जहां तक मैंने सुना है कि वो दिन रात की पढ़ाइयाँ होती हैं, एक अलग तरीके का ग्रुप बना दिया जाएगा, अननोन पीपल है, उनके साथ डील करो, प्रेजेंटेशन बनाओ, सुबह में आगे प्रेजेंटेशन देना है. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? That was the most memorable experience of my life. My first year, उसको PGP1 बोलते हैं. My first year at IIM Ahmedabad is the most memorable year in my Okay. life. Memorable यानी पॉजिटिव नहीं, दोनों. मिक्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड क्रेजी मिक्स ऑफ इमोशंस. ओके. पर मैं, सो फॉर एग्जांपल, जब हमारा पहला दिन था, पहला ओरिएंटेशन था, तो हमारी जो डीन या डायरेक्टर मैडम थी, उन्होंने आके बोला कि आप सबको ये लग रहा है कि आपने कैट क्रैक किया और अब आपने IIM अहमदाबाद में आ गए, नाउ आपका जिंदगी सॉर्टेड है. तो उन्होंने बोला कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैट क्रैक करने के लिए लगता है, that is peanuts as compared to the यहाँ level पे of जो difficulty that you require to clear PGP1 to get into PGP2. So at that point of time, उन्होंने ये बोला था इंडक्शन में, क्लियरली रिमेम्बर 2011 में, कि IIM Ahmedabad in academics is the toughest institute in the world. वाह, तो जो इंडिया के बेस्ट हाँ, इंस्टीट्यूट में और वर्ल्ड का टफेस्ट एनवायरनमेंट में अभी आप फर्स्ट एंटर ईयर, कर रहे तो हो. हमें लगा, हम जो एकदम शान में आए थे कि चलो अभी लाइफ सेट है, जो उधर से सीधा नीचे आ गए, अभी लगा गई, गई अभी. फटने वाली है, गंदी वाली. And then in the first year itself, so first year during my time was very tough. Tough Okay. in the sense कि there used to be a lot of pressure in terms of academics, in terms of projects, in terms of expectations from each student. ओके. For example, अगर हम क्लास खत्म हो गया कुछ 1-1:30 बजे, हम चले जाते थे मेस खाना खाने के लिए, ओके. तो 2:30 बजे नोटिस बोर्ड पे नहीं तो फिर 2 बजे नोटिस बोर्ड पे लगता था, या 1:45 बजे नोटिस बोर्ड पे लगता था कि क्विज है, सरप्राइज क्विज है 2:30. तो खाना वाना खा रहे हो, छोड़ो, रूम सीधे पे दौड़ो, पहुंचो. किताब निकालो, पढ़ो. तो वो होता था, वो एक नई चीज थी मेरे लिए, दैट हाउ वो सरप्राइज एलिमेंट जिंदगी का जो होता है, यस. वो कैसे तुम देखते हो. सेकंड, हमारे जो प्रोजेक्ट सबमिशंस होते थे, वो रात को 11:59 यानी रात के 11:59 59 सेकेंड्स के पहले सबमिट होने चाहिए. वो डेडलाइन को फॉलो करना. डेडलाइन इधर इन द क्लासरूम या फिर ऑनलाइन सबमिशन. ओके. तो हाउ डू यू एंश्योर कि आपका सब तब तक हो जाता है. उधर अपना इंडिया में जैसे चलता है वो ट्रेन ग्रेस 5 पीरियड मिनट, वाला. है ही नहीं, नो ग्रेस पीरियड. नो ग्रेस पीरियड. सो फिर क्लास में अगर आपको 8 बजे का लेक्चर है, तो आपको 7:59 के पहले ही एंटर करना है. अग्री. उसके बाद क्लास बंद. और
जो होता है कि क्लास में आके सो सकते हो, तो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते थे। अच्छा, तो यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट ओनली व्हेन यू आर अवेक यू आर अवेक, इन द क्लास। दैट ऑब्वियस। फर्स्ट ईयर मेरे लिए डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। फर्स्ट ईयर में ऐसे सब्जेक्ट्स थे, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा, यस। जो मुझे, जिसका मेरे पास, मुझे कुछ हवा ही नहीं था उस सब्जेक्ट्स के बारे में। एंड व्हेन द प्रोफेसर्स केम टू टीच, they assumed that students know a basic level of ऑफ ऑल दीज those सब्जेक्ट्स। subjects. सबसे वर्स्ट मेरे लिए था हमारा प्रोग्रामिंग वाला एक सब्जेक्ट था, अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी था। प्रोग्रामिंग, हाँ, जहाँ पे आके वो एक्सेल सिखाते हैं और सीबीए सिखाते हैं, ओके, बट दे अज्यूम दैट स्टूडेंट्स नो एक्सेल। मैंने जिंदगी में एक्सेल नहीं एक्सेल यूज यूज ही किया नहीं किया था। और मैं पहुंच गया वहां पे। तो उन लोग बोलते कि फॉर्मूले तो आपको ये पता ही होंगे, तो ये करना है, वो डी टेबल, ये या तो टेबल। ओपन और क्लोज करने नहीं आ रहा है, फॉर्मूले की बात हो रही है। मैं तो हिल गया। कहाँ पे मेरे को फॉर्मूले चमकने लगे थे कि अभी मेरे को समझ में आ रहा है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तब चालू हो गया सीबीए। ओके, सीबीए वो प्रोग्राम जो होता है हाँ हाँ, एक्सेल का, जो भी होता है। और प्रोफेसर ने ऐसे स्टार्ट किया, आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट नो द बेसिक लेवल ऑफ सीबीए, आई एम गोइंग टू बिगिन विथ वो एडवांस्ड वाला। ओके। सीबीए लाइफ में पहली बार देखा है, कभी लाइफ में कोड लिखा नहीं है। कोड लिखा नहीं। जो हवा गुल बत्ती गुल मेरी हुई थी, मेरे को अभी भी याद है। मेरे प्रोबेबिलिटी के एग्जाम के पहले मैं बहुत डर गया था, और मैंने अपने दैट टाइम माय गर्लफ्रेंड, मैंने उसको कॉल किया था और मैंने बोला था कि मैं फेल होने वाला हूँ, अभी नहीं लग रहा है, मेरे से चांसेस है। नहीं लग रहा है कि मेरे से हो पाएगा। तो उसने मेरे को बोला था कि अगर देख, जिंदगी में इतना प्रेशर किसी भी चीज का लेना नहीं है। अगर तुझे लग रहा है कि ये बहुत प्रेशर वाला है, तो तू छोड़ के आ जा, लाइफ में कुछ ना कुछ तुम बन ही जाओगे। हाँ, वो तो है। इसका अगर इतना लोड लेके जिंदगी स्ट्रेस में खराब नहीं करनी है। दैट वाज मोर रीअश्योरिंग फॉर मी, दैट ठीक है, उधर से मतलब कोई ऐसा तो कुछ। एक जन ऐसा है जो मुझे जज नहीं करेगा। वो और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर ऐसे बहुत मोमेंट हेल्पफुल पे होता कोई पीछे से एक है। करेक्ट, रीअश्योरिंग रहे कि नहीं, डू वॉट एवर यू विश टू। exactly, exactly. And I think that sort of um, that sort of reassurance helped me build my confidence कि चलो अपन ये भी लेट्स गो फॉर इट, जंग देख के आते देख हैं। के आते हैं। अपने को क्या है, अपने को टॉपर तो बनना नहीं है, यस, एटलीस्ट वो पार तो करेंगे, पार तो कर ले। पार करने की मेहनत करेंगे। बट यस, देन आई स्कोर डिसेंट इनफ, ओके। आई एम सेटिस्फाइड विद वॉट एवर आई डिड। इवन विद सीबीए मेरे को जितना आता था मैं बराबर आंसर दे के आता था, जो नहीं समझ में आता था वहां पे तो मैंने ऐसे सीबीए कोड्स लिखे हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का बंदा कोई पढ़ ले तो वो तो बेहोश हो बेहोश हो जाएगा। जाएगा। सो हाँ, बट देयर आल्सो आई प्लेड टू माय स्ट्रेंथ्स। मुझे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बहुत पसंद थे, जैसे इकोनॉमिक्स पसंद था, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छा, पता नहीं कैसे कैसे मेरा क्लिक हुआ, शायद से वो मैं वो स्टार्टअप जब कर रहा आपने था स्टार्टअप किया था तो 3 साल, वहाँ तो पे। मेरे को खुद का लेजर रखना पड़ता यस था, यस उसके यस, वजह से वो मेरे लिए क्लिक हो गया। वो मुझे रिलेटेबल था, हो सकता है उसके लिए। मुझे एचआर बहुत पसंद आया, मुझे मार्केटिंग तो वाज माय फेवरेट। ओके, एंड और क्या था, और था वो लॉजिस्टिक्स वाला, ऑपरेशंस ऑप्स सप्लाई मैनेजमेंट। चेन मैनेजमेंट, हाँ, सप्लाई ऑपरेशन चेन मैनेजमेंट ऑप्स, मैनेजमेंट। वो ये सब्जेक्ट्स मुझे बहुत पसंद आते थे। मुझे डर सिर्फ प्रोबेबिलिटी का रहता था, स्टैट्स का रहता था और सीबीए का रहता था, ओके, पर उधर भी हमने मैनेज हो गया। मैनेज हो गया सही है। एंड में। तो हाँ, फर्स्ट ईयर वाज वेरी स्ट्रेसफुल, ओके, बट आईएम अहमदाबाद का तभी का कल्चर ये था कि फर्स्ट ईयर वो आपको कैदी की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। सेकेंड ईयर में छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे। तब तक आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है लाइफ नहीं, का एंड बहुत सारी चीजों का। फर्स्ट ईयर में इतना प्रेशर आ जाता है कि आपको लगता है आप सेकेंड ईयर में चिल करोगे, हम्म, बट द रियल, बोलते हैं ना, अंदर का पर्सनैलिटी तभी बनता है जब when there is nobody watching you, nobody pressurizing you, ट्रू how है। do you conduct and behave yourself? आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो। करेक्ट। तो आप अपने आप को कैसे उस चीज के लिए, आप खुद को हमेशा कैसे पुश करते रहते हो, यस, वो सेकेंड ईयर में मैंने सीखा। मैंने तो एकदम चिल कोर्सेज लिए थे। चिल कोर्सेज इन द सेंस, जनरली लोग उसको चिल बोलते हैं, पर मेरे लिए ये था कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को एचआर समझ के लेना है, अच्छा, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप और थियोरी में समझ के लेना है। ओके। मेरे को जो सॉफ्ट स्किल्स वाले जो भी सब्जेक्ट बोलते हैं, पीपल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, बिहेवियर वो भी। ऑर्गेनाइजेशन, दोज वर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। मेरा ओके, दिमाग उसमें चलता था, क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टार्टअप आई रियलाइज दैट इट इज नॉट अबाउट numbers,
Yes. It is about how do you build relationships with people People. How do you connect with which people are then basically? backed with numbers and data. वो Yes. मुझे समझ में आया था and वो ही मुझे बनाना था. तो essentially those kind of subjects was something that I focused a lot on, and I loved learning those subjects. So yeah, IIM Ahmedabad was a roller coaster ride for me. And how about internship then? हाँ, मेरा इंटर्नशिप था प्रॉक्टर एंड गैम्बल में था. तो So उसके पहले का एक मैं कुछ प्लेसमेंट kind जर्नी of बताता हूँ आपको. हाँ. हम कॉलेज में हमने एडमिशन लिया, पहले हफ्ते से ही, पहले या सेकंड हफ्ते में ही था कि सीवी बनाना चालू करो, Okay. क्योंकि समर प्लेसमेंट्स के लिए रेडी होना है. अच्छा हाँ, वहाँ पे तो अर्ली आ हाँ. जाते होंगे कंपनी. तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्जन्स ऑफ सीवी बनाते थे. तो मेरे सिर्फ 2 ही वर्जन्स थे सीवी के. एक था विद बॉर्डर, एक था विदाउट बॉर्डर. Okay. तो मेरी जो प्लेसमेंट रेप थी, उसने बोला कि तुम्हारा प्लेसमेंट ही नहीं होगा, अच्छा. क्योंकि तुम कंसल्ट के लिए अलग बनाना चाहिए, फाइनेंस के लिए अलग बेसिकली बनाना जिस चाहिए. कंपनी का पर्टिकुलर रोल के लिए जब आ रहा है तो आपका हाँ. सीवी उसके तरफ अलाइन होना चाहिए रेदर देन कि वो तो अगर कंसल्टिंग कंपनीज रहेगा तो ये हाईलाइट होना चाहिए, वो हाईलाइट होना चाहिए, वो. मैंने बोला कि मैं क्लियर हूँ, मेरे को क्या नहीं करना है. मेरे को क्लियर था, मेरे को फाइनेंस जाना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो सब जो पता नहीं है उसमें काहे घुसे. क्यों जाना है. True है. बिल्कुल. मेरे को कंसल्टिंग समझ में नहीं आ रहा था है क्या. Okay. मुझे लगा कि हाँ कंसल्टिंग अच्छा है, अच्छा पैसा देते हैं, बट नहीं मजा आ रहा था कि कंसल्ट वाले उधर जब के अपने, तरफ एक वाइब नहीं आ रहा था. वो नहीं आ रहा था. सो मार्केटिंग और एचआर मेरे को बहुत इंटरेस्ट कर रहा था. Okay. एचआर करना नहीं था, मेरे को लगा कि मार्केटिंग, माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज मार्केटिंग, सेकंड प्रेफरेंस वाज एचआर. तो मैंने सिर्फ 2 वर्जन्स बनाए सीवी के लिए. डे 0 पे तो मैं चिल मार रहा था क्योंकि सब फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और अच्छा, टॉप कंसल्ट IB वाले कंपनीज आती है. डे 1 पे मार्केटिंग के टॉप कंपनीज आती है. Okay. तो मैंने सिर्फ 3 कंपनीज में अप्लाई किया था. एक था मार्स, दूसरा था पीएनजी, और तीसरा अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को. Okay. और एक कौन सा तो मार्केटिंग का कंपनी था. तो मैंने सिर्फ 3 कंपनीज को अप्लाई किया था. मेरी जो प्लेसकॉम रेप थी वो बोलती थी तुम डे 5 तक जाओगे, तुम्हें वो किसी लास्ट डे वाले कंपनी में काम करना कहीं पड़ेगा. तो कोई लेके जाएगा ऐसे. पर मैं कॉन्फिडेंट था कि हो अपन जाएगा, निकाल ये लेंगे, 3 से कम हो जाएगा. इसमें निकाल लेंगे. मेरा फिर पहला जब मेरा सबसे पहला जो इंटरव्यू और वो राउंड शेड्यूल हुआ, वो मार्स का था. मार्स मतलब ये तुम्हारा, हाँ मार्स का था. मार्स इनटू इंश्योरेंस ना. नहीं 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 नहीं, ये वो कैडबरी वाली कंपनी, ओके. वो जो मॉन्डलेज इंटरनेशनल, Mondelez, हाँ yes, मॉन्डलेज वाला था. क्राफ्ट, आई थिंक क्राफ्ट ही है ना, क्राफ्ट जो भी है. तो वो कंपनी में था. तो मैंने उसका, जब मैं वो जीडी के लिए गया तो मैं एकदम तैयार था कि मेरे को पता है जीडी कैसे फोड़ना है. तो मैं गया, बैठा, पर उस जीडी में देयर वर 2-3 मोर स्मार्टर पीपल. उन्होंने जो मुझे ऐसे काटा, मैं डर गया. मुझे लगा कि गया, ये तो चला ही खुद का गया, पासा उल्टा पड़ गया. उल्टा ही पड़ गया. मैं वापस आया, मैं बोला अभी क्या, अभी तो 2 ही ऑप्शंस बचे हैं. 2 ही ऑप्शंस बचे हैं. और पीएनजी इज लाइक अ ड्रीम कंपनी इन मार्केट फॉर एवरीवन. पीएनजी लकीली मेरा टाइमिंग राइट था. पीएनजी ने ऑलरेडी कुछ 3 या 4 इंटर्न्स हायर कर लिए थे. ओके. और उनको सिर्फ एक ही पोजीशन क्लोज करना था. मेरे पहले जो कैंडिडेट गया था उसको उन्होंने टेंटेटिव रखा था कि इसको ले लेंगे, नहीं तो उनका दुकान बंद होने वाला था. उन्होंने बोला चलो और एक इंटरव्यू कर लेते हैं. एक और ले लेते और जो उधर का वो प्लेसमेंट वाला था उसने मेरे को ढकेल दिया, बोला कि जा तू इंटरव्यू कर ले भाई. ओके. तो मैं चला गया. लकीली मैंने किसी और का पत्ता काट दिया और मेरा वहां पे इंटर्नशिप लग गया. तो जब मैं आया दोपहर के बाद हॉस्टल पे, तो मैं खुश था कि चलो काम हो गया अपना. अगर एक जो कंपनी था वो चला गया, पर यार टॉप मार्केटिंग कंपनी का तो गया, समर इंटर्नशिप तो आ गया. सही है. तो समर इंटर्नशिप वाला वो जर्नी अच्छा था. पर ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन टर्म्स ऑफ वो प्लेसमेंट्स वाला, बिकॉज शायद से मेरे पास वो क्लैरिटी था, या क्लैरिटी नहीं, वो आई वॉज डम दैट आई डोंट वांट टू गो इन थिंग्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. बट देयर आर पीपल आई नो जो मेडिकल बैकग्राउंड से थे, and they got into investment banking also. They also got into top consult companies. So there were my peers in the college itself, okay, who focused on, नहीं मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, वहाँ पे भी जा सकता हूँ, and they got those calls.
also. सबके अपने अपने विचार होते हैं, जैसे आपने Correct. बोला कि आई वॉज वेरी मच क्लियर कि व्हाट नॉट टू डू हम्म एंड फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट आई कैन डू। हम्म बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ऑप्शंस बनाते हैं कि ये सबसे अच्छा है तो इसमें मेरा पहला फोकस रहेगा, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। हम्म सो सबके अपने रहते हैं। और तीसरा एक आता है कैटेगरी की, वो ठीक है जहां हो जाएगा आई विल टेक इट बिल्कुल एंड आई विल डू बिल्कुल इट। बिल्कुल। कुछ So, लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, मेरे को यही चाहिए, हाँ, यस, तो वो वाले लोग आईबी और पर्टिकुलर कंसल्ट में सेक्टर एंड निकल, पर्टिकुलर कंपनी एंड पर्टिकुलर पोजीशन, नहीं हाँ, इसी कंपनी में जाना है और यही रोल पे जाना है, तो वो लोगों ने आईबी और वो डे जीरो में प्लेस हो गए, वो लोग तो क्लियर अपने कर लिए लें। लेस कंपटीशन आ गया ना डे वन में। हाँ, वो डे वन टेंशन नहीं खत्म चलो, होता कि ठीक है, उन महारथियों से तो अपनी तो कुछ लड़ाई है कंपटीशन आधा हम वैसे ही जीत गए क्योंकि ये बाहर हो गए। करेक्ट नाइस, करेक्ट करेक्ट। नाइस। एंड देन सेकेंड ईयर, तो इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस, हाउ सीरियसली वन शुड टेक, हाँ कि क्या होता है ना कि बहुत सारे कॉलेजेस में होता क्या है कि नहीं, इंटर्नशिप का मार्क्स वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, या कहीं रिलेटिव के यहाँ से पता कर लेते हैं कि यहाँ से इंटर्नशिप का हो जाएगा क्या, मुझे मिल जाएगा क्या। नॉट इन बिगर कॉलेजेस लाइक आईएम्स, बट जो छोटे मतलब जो कह सकते हैं छोटे शहरों में जो बी स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चों का नॉर्मली यही रहता है कि कहीं कोई चाचा ताऊ किसी के यहाँ से इंटर्नशिप का कर लिया, एक सर्टिफिकेट बन गया, वो फॉर्मेलिटी के लिए दे देते हैं। बट ये इंटर्नशिप फाइनल के लिए क्या रोल प्ले करता है और करियर में क्या रोल प्ले करता है, थोड़ा सा अगर उस पर आप फोकस करें तो। तो हमारे कैंपस पे ये चलता था कि इंटर्नशिप से तुम्हें पीपीओ कैसे मिलेगा, प्री प्लेसमेंट प्री ऑफर। प्लेसमेंट ऑफर, तो दैट वाज द गेम। अगर आपको इंटर्नशिप के बाद अगर आपको पीपीओ मिल गया तो आपको सेकेंड ईयर में आपको बैठने की जरूरत ही नहीं, वो टेंशन ही खत्म प्लेसमेंट्स है के डे लिए, 0 डे 1 वाला। वो सब लाइफ का टेंशन ही सॉल्व हो गया। सो और मेरे और एंड इन आईआईएम्स इंटर्नशिप्स में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, यस, राइट। हाँ, सो इफ अगर वो लोग पैसा दे रहे हैं तो काम भी करवा के काम तो मिलेंगे, करवाएंगे वो। राइट। और इट इज इफ यू वांट टू गेट इनटू द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इंटर्नशिप हैज टू बी टेकन सीरियसली। गॉट इंटर्नशिप से फॉर अ स्टूडेंट इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 महीने में 3 महीने में अपने को फ्लेवर मिलता एक है, कॉर्पोरेट लाइफ का फ्लेवर मिल जाता है कि व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू आफ्टर माय एमबीए। और डू आई लाइक डूइंग दिस आफ्टर माई एमबीए। ट्रू, यस, एक तो आपको समझ में आ जाता है कि ये काम करना पड़ता है और ये काम मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर क्या मैं नहीं इस पसंद, सेटअप में एग्जिस्ट करना चाहूंगा हाँ कि मैं खुद कुछ अलग करना चाहूंगा, क्योंकि एक साल तो आपने मेहनत कर लिया पढ़ाई में, करेक्ट कैट क्लियर कर लिया, अब आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी 2 महीने जा करके और वहां के सेटिंग को एक तरीके से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो फर्स्ट हैंड। अभी तक तो वो सपने देखते हैं कि इस कंपनी में जाना है, ये जॉब करना है, वो जॉब करना है, वहाँ 2 महीने में आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। नहीं, बच्चे लोग ना ये सपना नहीं देखते कि इस कंपनी में जाना है, ये काम करना है। बच्चे लोग ये देखते हैं पैसा कि ये देखते पैकेज हैं मिलेगा, ये पैकेज कौन से कंपनी में मिलेगा, क्या रोल में क्या मिलेगा। रोल में मिलेगा। ये अपना ना रिवर्स रिवर्स साइकोलॉजी थोड़ा है। सा, Somehow I have a problem with that reverse psychology. Not saying that I have a problem. I think that this is a problem statement which needs to be solved. Because क्या हो जाता है, if you are a wrong fit in a good company, यस, तो आप वैसे ही सिस्टम से बाहर हो जाओगे और then your confidence will take a beating. हाँ This is वहाँ very important. Internship को ऐसे treat करना चाहिए कि if I am getting an opportunity to work in something that I have shortlisted, then is that internship working for me or not? और नॉट। इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप आपके लिए लर्नर लाइसेंस है। यस, आपको वो स्कूटर व्हीकल तोड़ भी सकते हो, लर्नर लाइसेंस है भाई, यस, आप कुछ भी कर सकते कुछ हो। भी कर सकते तो ऐसा लर्नर लाइसेंस सबको नहीं मिलता है, हो। नहीं मिलता, यस, मोस्टली आफ्टर दैट लर्नर लाइसेंस के बाद में डायरेक्ट आपको लाइसेंस मिलने वाला है। और अगर जब आपको लाइसेंस मिलेगा तब एवरी एक्सीडेंट विल will be having some impact on your career impact on your graph. career. Yes, yes, yes. तो इंटर्नशिप इज द ओनली टाइम जब आपको जितना एक्सप्लोर करना है आप कर सकते हो एक्सप्लोर। Got तो it. इसीलिए अगर आपको एक इंटर्नशिप मिला है तो आप उसको पूरी तरीके से कर लो, शिद्दत से कर लो। बहुत सीरियसली करना 2 चाहिए। महीना 3 महीना जो भी है सीरियसली कर लो, तो आपको समझ में आएगा इज दैट राइट फॉर यू और। Got it. तो फॉर मी आई थिंक इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी भी कॉलेज से आप कर रहे हो बेसिकली, जहाँ पे भी प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे सीरियसली करके वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लो, ताकि आप फाइनल या तो पीपीओ मिल जाएगा, बेस्ट है, आपको नेक्स्ट ईयर का टेंशन ही नहीं है। और पीपीओ नहीं भी मिला तो नेक्स्ट कंपनी में जब जाओगे तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, ताकि पिछले वाले को लगे कि नहीं ही और शी हैज डन समथिंग गुड इन हिज और हर इंटर्नशिप, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और वहां से आप एक तरीके से अपना प्लेसमेंट भी क्लियर कर सकते हो और आगे कॉर्पोरेट में भी आपको वो काम आने ही वाला है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड देन तो आपका तो पीपीओ था कि हाँ, पीएनजी से मेरा पीपीओ था।
सो फाइनल प्लेसमेंट के लिए कोई टेंशन नहीं था, डे जीरो ही? फाइनल प्लेसमेंट्स नो टेंशन। मेरे को सिर्फ एक ही कंपनी पसंद आई थी जो फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए आई थी। मैं सोच रहा था कि ये इंटरव्यू दूँ नहीं दूँ, बट फिर एंड में मैंने दिया नहीं। सो आई ओके, वाज मोर और लेस सॉर्टेड ड्यूरिंग माय सेकंड तो ईयर। पीपीओ अगर आपको आ गया है किसी पर्टिकुलर कंपनी से, देन आल्सो यू वुड गेट अ चांस टू सिट इन अनदर कंपनी, नहीं, ये और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है। नहीं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि हाँ, मेरे यहाँ पे तो वो अलाउड नहीं था, इंटर्नशिप में भी और इसमें भी था कि इफ यू आर सेलेक्टेड इनटू सर्टेन कंपनीज, आफ्टर दैट दैट कंपनी इज लॉक। नहीं वो तो होता है, पर मेरे टाइम पे मैं थोड़ा सा लकी था, ओके, क्योंकि IIM अहमदाबाद में उस टाइम पे वी कुड चूज। आई डोंट नो अच्छा, व्हाट इज द सिचुएशन नाउ। ओके, आई वी यूज्ड टू हैव अ विंडो कि इस प्लेसमेंट के डे 0 या डे 1 तलक तुम कॉल ले सकते हो अच्छा, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, तो अच्छा, कंपनीज क्या करती थी, अगर आपने वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले भर दिया तो आपको कुछ बोनस मिलेगा, अच्छा, अगर आप एंड में आके करते हो तो आपको वो वो बोनस नहीं बोनस मिलेगा। नहीं मिलेगा, जस्ट टू गेट द हाँ, डिसीजन अर्ली। तो मैं तब लालची नहीं था। ओके। मुझे लगा वो अमाउंट तो अपन कमा ही लेंगे बाद बाद में में। तो मिलने ही हाँ, वाला है बाद में एनीवेज। कमा ही लेंगे, ओके, इससे इतना बड़ा। मैं आई विल कीप माय ऑप्शंस ओपन। देखो, यस, इस टाइम पे मैं प्लानिंग कर रहा था। इस यस, टाइम पे ये नहीं था मैंने साइन कर दिया छोड़ कि दिया, अभी चलो देख ठीक लेंगे। है, छोड़ो हटाओ, हो हाँ, गया। इस टाइम पे मैं देख रहा था कि नहीं, आई विल वेन माय गॉट ऑप्शंस। इट, गॉट इट। सो जो सीटीसी था वो एज पर एक्सपेक्टेशन था। आई विल नॉट गो ऑन द नंबर्स, एज यू सेड दैट यू विल नॉट डिस्कस द नंबर्स। एब्सोल्युटली एज पर एक्सपेक्टेशंस। You were happy with आई the एम वेरी CTC. हैप्पी, Great, वेरी हैप्पी विद great. CTC, वेरी हैप्पी विद रोल, वेरी हैप्पी विद लोकेशन। जो भी PNG ने दिया था, आई वाज वेरी हैप्पी Got विद it, इट। got it. So overall जो 2 साल का 3 साल का था वो पूरा एक तरीके से अगर समरी देखा जाए, फ्रॉम कैट टू गेटिंग इनटू वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन IIMs टू बी डिस्कस्ड अपॉन, राइट? हम्म। और वहाँ पे भी डिजायर्ड पैकेज मिलना। सो उसके बाद का फिर करियर कैसे था, मतलब जब ज्वाइन किया पीएनजी तो उसके बाद? नहीं ज्वाइन किया अच्छा, PNG, आपने ज्वाइन नहीं किया? तो वो एक स्टोरी इंटरेस्टिंग पार्ट, है। ऐसा क्यों? तो क्या हुआ ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा हमेशा था, ओके, हमेशा रहेगा। हम्म, जब उस साल में मैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो था IIM अहमदाबाद का, उसका मैं हेड था। ओके, तो अम, हमारे कैंपस के एक एलुमनस है, ओके, उनका नाम है प्रोफेसर सुनील हंडा। ओके, उनको हम कैंपस पे रिक्वेस्ट करते हैं आने के लिए कि आप बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। ज्ञान दीजिए। उस सर के साथ अगर आपने आधा एक घंटा बिता दिया, ओके, मैं लिख के देता हूँ, अगर 10 लोगों ने उनके साथ आधा एक घंटा बिता लिया है, 80% लोग उसी दिन रेजिग्नेशन जॉब क्विट लेटर करेंगे डाल और देंगे स्टार्टअप। और खुद का कुछ चालू करेंगे। ग्रेट, ही इज अ फायर पावर इन मोटिवेटिंग पीपल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। गॉट इट। तो मेरा हमने सर को बुलाया, सर से मैं बहुत इंस्पायर हो गया था। अच्छा, एंड आई ऑलवेज हैड दिस इंक्लिनेशन कि कुछ करना है कुछ खुद का करना है। बट मुझे पता था कि स्टार्टअप में स्ट्रगल क्या होता है। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टार्टअप, आई स्टिल रिमेम्बर कि वो मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था मेरे आपके साथ। वॉलेट में मेरे पास सिर्फ अभी आज 100 रुपए है, हम्म, मेरे को 2 दिन निकालने हैं 100 रुपए से। तो वो जो पेन होता है ना कि अपन जाके फिर सिर्फ 20 रुपए का वो वड़ा पाव, वड़ा कुल्चे पाव पाव खाएंगे, कुछ तो yes. खाएंगे और उससे रात का गुजारा कर लेंगे। अगले दिन जब शटर अप करोगे तो जो गल्ला बैठेगा उसका कुछ परसेंटेज इज गोइंग टू बी योर सस्टेनेंस। सस्टेन, ये मैंने जिया है। उसके वजह से जब रात को नींद नहीं आती है कि अपन सपने तो बड़े सोचते हैं, यस, यस, पर अपन किस लेवल पे है। अपने पास जेब में 500 रुपए नहीं है और अपन ख्याली पुलाव 500 करोड़ का 500 करोड़ का देख रहे हैं। तो वो मैंने एंड्योर किया है, उसका दर्द हम्म, मेरे को पता था। तो मेरा ये था कि नहीं यार, मेरे को ना थोड़ा फाइनेंशियली सेफ रहना है, मेरे को शादी करना है, मैं किसी के सामने तो जाके खड़ा रहना है। बट अगेन लाइफ ने फिर से गोगली खेला। उसी साल में एक नया फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ हमारे कैंपस में, वो था IIM अहमदाबाद मेवरिक्स फेलोशिप प्रोग्राम। ओके, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बच्चे कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते हैं अच्छा, और जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं अनकन्वेंशनल, यानी अगर उनको स्टार्टअप चालू करना है या कुछ NGO टाइप कुछ करना टाइप है, करना है। आर्ट्स और कल्चर में कुछ करना है, तो ऐसे चीजों में एलुमनाई मेंटर करेंगे और एक उनको एक फेलोशिप के फाइनेंशियल अंदर एड, स्टाइपेंड भी दे देंगे। गॉट तो वो शायद से 93 बैच एलुमनाई जो हमारी थी, 92 या 93 बैच, तो उन्होंने उस साल का वो प्रोग्राम लॉन्च किया था। ओके, और लकीली मेरा उसके अंदर सिलेक्शन हो गया।
तो जिस दिन तो मेरे को ना अगले दिन पीपीओ के लेटर पे साइन करना है, वो मेरा लास्ट डे है। उसके एक दिन पहले हम जाके, वो कैंपस का फोटोशूट होता है, सब बच्चे आते हैं ब्लेजर Okay, वेजर yes, पहन के, blazer. सब लोग साथ में खड़े रहते हैं, बैच का फोटोशूट हुआ है। मेरा जस्ट बैच का फोटोशूट हो गया, मैं आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द हॉस्टल एंड आई Hostel. क्लियरली रिमेम्बर दैट डे। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, यार पुनीत, लाइफ बहुत पेनफुल था बिफोर कमिंग, Hmm. बट अभी तो सॉर्टेड है यार, यानी Hmm. अभी तो एकदम क्लियर रोड मैप है। Yes, yes. और फिर अपने को ऐसे डर लगता है कि यार ये ख्वाब तो नहीं है, यानी ऐसे भी हो सकता है ऐसे क्या भी कि हो लाइफ में सकता कुछ है कि जो अनएक्सपेक्टेड सोचा नहीं है। वही मिल रहा है. हाँ, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये बस थॉट चल रहा था और मेरा फोन बजा और मैंने देखा कि प्रोफेसर हंडा कॉल कर रहे हैं। मैंने तुरंत कॉल उठाया, तो और सर ने बोला एक काम करो पुनीत, आप ना वो प्लेसमेंट रिजेक्शन वाला फॉर्म भर दो, तुम्हारा मेवरिक्स फेलोशिप हो गया है, अभी तुम्हें आ जाना है। यू मैंने टर्न बोला आ गया है लाइफ में. मैंने बोला ओके सर, मैं आपको कल बताता हूँ। Hmm. तो मैं और हमारे दो लोग थे, मेरे साथ दो जने थे, Batchmates. एक आईआईटी कानपुर, एक आईआईटी खड़गपुर का था। हमने जब वो उसके लिए अप्लाई किया था फेलोशिप के लिए, Hmm. वो हमने हमने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था कि चलो अपन ठीक है, अप्लाई करते देखते हैं, हैं. अपने दिमाग में कुछ आइडिया, अप्लाई कर देते हैं। Hmm. अप्लाई करके हम भूल गए थे और हर तीनों का प्लेसमेंट हो गया था ऑलरेडी। Hmm. तीनों के पास एक ऑफर थे ऑफर सबके. लेटर्स थे। और फिर सर का फोन आया, तीनों के लिए हम करवा रहे, यानी Okay. एक आइडिया पे तीनों लोगों का हम सैंक्शन करवा रहे। Okay. और हो गई बत्ती गुल। तो अभी उन दोनों को भी बोला मैंने कि ऐसा ऐसा हो गया है, कि अभी करे क्या, क्या करे। उस रात को मैं सो नहीं पाया, मुझे अभी भी क्लियरली याद है। मैंने रात को फिर से मैंने मेरे टू बी वाइफ को कॉल किया, कॉल किया. उसको पूछा कि मैंने क्या करना चाहिए, देख मेरा। तो उसने बोला कि तुझे क्या लगता है। मैंने बोला कि अगर मुझे अगले 1 साल में, 2 साल में, इफ आई हैव टू कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर डैड टू आस्क योर हैंड फॉर मैरिज, आई एम गोइंग टू टेक अप पीएनजी। अगर नहीं है मेरे लाइफ में ऐसे कुछ कंडीशंस, मेरे को फिर से जुआ खेलना है, फिर से जुआ खेलना है. बस। तो उसने बोला देख, अपना शादी होगा या नहीं पता नहीं, इट इज वेरी अनसर्टेन, बट आई डोंट वांट यू टू चेंज योर कोर्स ऑफ लाइफ, आई डोंट वांट यू टू डू एनीथिंग वो बाउंड होकर के करने से अच्छा है based कि on this. So you make your decision which you find is right and don't be bounded by anything. अपना होगा कि नहीं उसका एश्योरिटी है नहीं, ओके. तो वो फिगर आउट फिर कर से लो। आपको एक डिसीजन लेने के लिए मिल गया. तो फिर से डिसीजन लेने के लिए नहीं मिला, फिर से ऐसा था कि ऑल इन जाए या ना जाए, Hmm. तो फिर से अपन ऑल इन चले गए। All in. फिर हमने वो रिजेक्ट किया। वो पीएनजी जो रिजेक्ट किया. जो ड्रीम हमारी कंपनी. प्लेसमेंट ऑफिसर थी, शी वाज वेरी एंग्री विथ मी, but I still remember the conversation that I had with her, and I told her that this is my chance to pursue again what I feel is right. I don't want to be in a condition जब मैं जॉब लेने के बाद 6 महीना काम करूँ और फिर मेरे को रिग्रेट वो रिग्रेट हो कि शायद वो ले लिया होता. मैंने ये Sure. क्यों नहीं किया। भले मैं फेल हो जाऊं चलेगा, बट आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ विद रिग्रेट्स। किया, गिर गए, कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा, यस यस. बट रिग्रेट में मेरे को जिंदगी जीना नहीं। नहीं. वो मैडम ने अंडरस्टैंड किया क्योंकि वो ओबी सब्जेक्ट हमें अच्छा. पढ़ाती थी, Oh. and she helped me understand a lot about my own self in Hmm. the period of 2 years. I have learned a lot from her about discovering my own self. और मैडम भी एक कोर्स पढ़ाती थी which was about developing entrepreneurial personality. Oh. So she could understand what I am saying and what I am coming from. Hmm. तो वो साइन कर लिया। अगले दिन हंडा सर के पास गए, बोला कि सर ये सब कर लिया है, अभी हम इस पे काम करेंगे। एंड दैट इज व्हेन माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी 2.0 स्टार्टेड। और फिर हमने स्टार्टअप रन किया कुछ 2-3 साल। इट डिडंट स्केल अप एट एज एक्सपेक्टेड, एंड देन व्हेन इट वाज मेकिंग रेवेन्यू, गुड इनफ रेवेन्यू, प्रॉफिट भी आ रहा था, बट मुझे रियलाइज हुआ कि कैंपस प्लेसमेंट छोड़ा था इसलिए कि इससे भी कुछ और बड़ा करें। कुछ बड़ा करे। पर अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है तो बिजनेस से प्यार नहीं होना चाहिए। दैट बिजनेस इज नॉट, दैट आइडिया इज नॉट योर वाइफ, इट इज नॉट योर फैमिली। यस यस. द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। ये मैंने किया था क्योंकि लाइफ में मेरे को ये अचीव करना था, ये अचीव हो रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, metrics are not met, then you come to plan B. leave the business. So then आपका जर्नी वहां पे फिर से आपने जॉब स्टार्ट किया या फिर से then another startup? नहीं, तो मेरा स्टार्टअप अच्छा चल रहा था, आई हैड नो प्रॉब्लम। चॉइस वाज माय क्लाइंट।
Okay. That is the time I got to know all the people in Choice. Okay. Uh, I met the promoters Okay. via your Choice Connect members. तो तभी चॉइस कनेक्ट एज सच तो कुछ था नहीं, रौनक से मिले होंगे. रौनक से मैं मिला था. सो माई स्टार्टअप वॉज हैंडलिंग सोशल मीडिया फॉर ऑल द चॉइस का स्टार्टअप जो चॉइस ने स्टार्टअप्स चालू किए थे Okay. इन हाउस. Okay. तो उसका डिजिटल मार्केटिंग में You उसका used to. पूरा सोशल मीडिया मेरी कंपनी हैंडल कर रही थी. दैट वाज द बेस्ट फेज. दैट स्टार्टअप इज द बेस्ट फेज. इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेन, मैं फिर से वो आइडिया एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ. इट वाज अबाउट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल सोशल मीडिया सोल्यूशन टू द मार्केट, टू एमएसएमईज. Okay. मेरे पास एक टाइम पे 600 से 800 डिफरेंट बिजनेसेस थे जो मेरे क्लाइंट थे. 600 to 800 businesses. 600 to 800 businesses who were paying me a monthly subscription of 2,500 to 5,000 rupees उसके बीच में Okay. for managing all their social media, right from 6 posts a week on Facebook, on Instagram, जिसमें Different social media हाँ platforms. डिफरेंट सोशल मीडिया. बट मेरे पास रेस्टोरेंट्स थे, मेरे पास जिम्स थे, एक्सेट्रा. द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वाज आई वाज मीटिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स who have Yes. started their startup in an area which they like. फूड मेरे को पसंद है, अपन छोटा सा स्टार्टअप डाल के देख लेते हैं, रेस्टोरेंट चालू कर चलेगा लेते क्या? हैं. मेरे को फिटनेस पसंद है, मैं खुद का जिम डाल रहा हूँ. मेरे को मैं तो एक ऐसे फाउंडर से मिला था जो किंग सर्कल पे फुटपाथ पे जूस बेचता था, और उसको ये था कि मेरे को मेरा ब्रांड बढ़ाना है. यानी अच्छा. अभी भी आप जाओगे माटुंगा में, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड एज हेल्थ जूस सेंटर. वो रात को भी चलता है 2-3 बजे तक. उसका Okay. जूस पियोगे तो आप किधर और नहीं जाओगे. दैट इज हाउ गुड ही इज. एंड देन ही स्केल्ड अप टू अ लेवल जहाँ पे मैंने रिसेंटली सुना कि नाउ ही इज गिविंग आउट फ्रेंचाइजीज. Oh. तो दीज आर फ्रॉम द बॉटम वाला ग्रोथ स्टोरी. जो स्क्रैच से स्टार्ट करके and they are Scratch से, building हाँ. something unique and special. तो ऐसे सोचो 600-800 तुम फाउंडर्स के साथ बात कर पाते हो वन ऑन वन. और वही सपना सेलिंग जो मैंने बोला था ना, जब उनको सिर्फ पिच यही होता था कि तुम्हारा ब्रांड भी सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल लेवल पे बात कर सकता है. यस, थोड़ा सा वो प्रेजेंस दिखेगा, लोग एसोसिएट कर Correct. पाएंगे बेसिकली. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ऐसे लोगों से हम काम करते थे. आई स्टिल रिमेम्बर देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड सुपर बॉटम्स आई गेस, जो बच्चों का डायपर बनाता है, जिसमें Okay. आलिया भट्ट ने इन्वेस्ट किया है. बट उनका सोशल मीडिया का जर्नी हमारे साथ चालू हुआ था. ओके. देन देयर इज आल्सो अ ब्रांड कॉल्ड एनवी सलोन. वो बहुत सारे जगह पे है, अभी बॉम्बे में भी. उनका भी हम Social media handle मीडिया हैंडल करते थे. वही 2,500 के छोटे से पैकेज थे. तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट टाइम. एंड उसके बाद में then I was a consultant here for some time with Okay. the Choice Group. And उसके बाद में my friends, my colleagues from IIM Ahmedabad, most of them, some of them, a few of them were working at OYO. तो उन्होंने Okay. मेरे को बोला कि यार ये तेरे को ना पसंद आएगा, क्योंकि तू 9 to 5 वाला बंदा है नहीं. तो तू इधर आ जा. इधर क्या है, फिक्स सैलरी आएगा, यानी तेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो सॉर्टेड है, पर तेरे को जो काम करने काम मिलेगा करने का वो जो है. एकदम एंटरप्रेन्योर की तरह है. ओके. तू डिसाइड कर और तू घुस जा मार्केट में जैसे करना है. एंड दैट इज व्हेन ओयो हैपेंड, एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड अप इनटू ओयो. वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर उसके बारे में भी बताया कि मतलब पहले इंडिया सेटअप किया, फिर आई थिंक हाँ. जापान, देन यूरोप. तो आई थिंक ओयो वाज अ गुड लर्निंग कर्व फॉर मी. वहाँ पे मुझे खुद को ग्रूम करने अच्छा मिला. आफ्टर आई एम अहमदाबाद, आई थिंक माई मेजर ग्रूमिंग ऑल्सो हैपेंड इन ओयो. क्योंकि ओयो में क्या हो गया कि इन माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ मुझे एक इम्पोर्टेंट जगह मिली थी, दैट इज बैंगलोर. ओके. और बैंगलोर को मेरे को ग्रो करना था. एंड मेरे पहली दिन जब मैंने ज्वाइन किया, उस इंडक्शन के टाइम, तब हमारे चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हुआ करते थे मनिंदर गुलाटी. ओके. ही इज अ वेरी वेल नोन नेम, वेरी वेल नोन इन्वेस्टर. एंड ही केम ऑन द फर्स्ट डे. एंड मैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं. कुछ पता नहीं था. मैं तो हूँ जानवरों का डॉक्टर, एमबीए गलती से कर लिया. तो मेरा जो कैनवास ब्लैंक था, उन्होंने उसका जो इनिशियल स्क्रिप्ट डालना चाहिए ना, वो उन्होंने सही उन्होंने से फेल डाल किया थोड़ा सा. उन्होंने बोल दिया मेरे को क्लियरली कि ऐसे ऐसे ग्रो करना चाहिए. ओके. जो अभी तक पूरे कंपनी में किधर दिख नहीं रहा था. अच्छा. पर उनका विजन मुझे समझ में आया कि वो ओयो को क्या दिखते हैं.
एंड मुझे समझ में आ गया कि अरे ये तो बहुत सुपर्ब है, ये सपना बहुत बढ़िया है। बढ़िया। ही कुड सेल दैट ड्रीम टू मी ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। एंड फिर मैं एकदम पागलों की तरह नहीं बोलूंगा, बट वेरी पैशनेटली वो एक आई तरीके से इतना रिलेट कर पाए, आप उस सपने से इतना जुड़ पाए कि वो पैशन आ गया कि नहीं, नाउ आई करेक्ट, हैव टू डू इट। करेक्ट। सो जो पीपल चैलेंजेस, मार्केट चैलेंजेस थे, दोज बिकेम अपॉर्चुनिटीज फॉर कि ये चैलेंज बोल रहे हैं ये लोग, इसको अपन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके देखते हैं, एक पायलट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ टीम मेंबर्स बोल रहे थे, हमारा टारगेट ये होता था कि कितने कमरे अपने महीने में ओयो के ब्रांड के अंडर लेके आते हो, ऐड कर दिया आप सप्लाई साइड से बेसिकली। सप्लाई साइड। गॉट इट। उनको लगता था कि नहीं, अगर अपन ने ज्यादा कमरे ऐड कर देंगे तो मार्केट फटेगा, क्योंकि कमरे कम दाम में बिकेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने बोला अपन करके तो देखते हैं, आपकी थियोरी है ये, अपन थियोरी को वैलिडेट करते हैं, अगर वैलिडेट हुआ तो अपन फिर से मैनेजमेंट को जाके देखेंगे बोलेंगे इसको। कि ये फट रहा है, अभी आप हमें सॉल्व करने दो। और अपना काम क्या है? अपना काम सप्लाई। सप्लाई देना। पहले अपन अपना ठीक कर लेते हैं, अपन एक्सपर्ट नहीं बनते हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे। फिर हम घुस गए, तो जो लोग महीने के कुछ 40 या 50 कमरे करते थे, 30 से 50 कमरे करते थे, वही लोग अभी महीने के 100-150 करने लगे। Okay. मेरी टीम जो महीने के कुछ 200-250 कमरे करते थे, वो सीधा 800-900 कमरे पे पहुंच गए 4 times within 2 months or 3 months। एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग के यार इनको हुआ क्या है, हाँ, अचानक अचानक ऐसा से क्या ये हो गया कहाँ से कि मोटिवेशन आ गया कि चेंज हो रहा है। सो दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी कि अगर मैं एज अ लीडर कन्विंस्ड हूँ सपने में, तो मेरा काम है मैं मेरे टीम सामने को वाले भी को वो कन्विंस सपना कर पाऊँ। बेचना या एंड इट convince वर्क करना। फॉर अस। सडनली वी आर जो बैंगलोर सिटी था, और सब सिटीज का जैसे ब्रांचेस होते हैं, सब ब्रांचेस की अगर मैं लिस्ट करूँ तो हम किधर 7वें-8वें नंबर पे थे, हम सीधे पहले दूसरे पे पहुंच गए। अरे वाह। एंड आवर कंपटीशन स्टार्टेड विद द टॉप हब, हम उसको बोलते थे टॉप हब इन द कंट्री। तो वो मजा आया, वो मैंने बैंगलोर में किया 1 साल। उसके बाद में मैं 6 महीने बॉम्बे में गया था। बॉम्बे इज अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट स्टिल। Okay. जब तक मैं ओयो में था, तब तक बॉम्बे वाज स्टिल अ टफ मार्केट फॉर अस, एंड व्हाई सो? बिकॉज देयर इज टू मच डिमांड एज कंपेयर टू अच्छा, यहाँ डिमांड ज्यादा है। इधर डिमांड ज्यादा है। ओके। सो जहाँ पे डिमांड ज्यादा है, वहां पे तो होटल ओनर बोलेगा ना तुम्हारी क्या जरूरत वो है। तो उसका निगोशिएशन पावर बढ़ हाँ, जाएगा। इसीलिए दाम होटल के, आप शैबी से शैबी होटल में चले जाओ बॉम्बे में, तो भी Too वो costly, 2,500-3 too costly. हजार के नीचे नहीं आएगा। यस 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 यस। तो उधर आके मुझे समझ में आया कि एक होता है जब अपने पास ब्रीफकेस ऑफ मनी हो तो अपन जाके डील क्रैक करते हैं। जब अभी अपने को प्रॉफिट करना है तो उसी डील में आपको क्या बात करके यू हैव टू मेक इट प्रॉफिटेबल। हाउ डू यू स्टार्ट ऑल्सो सेलिंग योर वैल्यू टू योर कस्टमर। योर कस्टमर। तो मेरा काम फिर बॉम्बे में 6 महीने में बॉम्बे में था, जहाँ पे मेरे को सब जो डील्स विच वर नॉट प्रॉफिट मेकिंग फॉर अस, विच वर लॉस मेकिंग, उसको सबको क्लीन करके मेरे को वो पॉजिटिव नंबर लेके आना था। तो वो मैंने 6 महीना किया। उसके बाद में आई वॉज लकी इनफ टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूएस टू लॉन्च ओयो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 2019 में मैं यूएस चला गया। और यूएस में बहुत बढ़िया था, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड इन अ स्टेट, एंड देन आई हैव टू फिगर आउट मेरे को रहना कहाँ पे, मेरे को रेंटल गाड़ी कहाँ से लेनी है, मेरे को कौन से होटल ओनर से जाके बात करना है, मेरे को कोई वहाँ पे लोकल गाइडेंस नहीं है, लोकल लोग हायर करने हैं, टीम बनानी है, उस टीम को थोड़ा बहुत सेटअप करना है, अगले लोकेशन में मूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं पहले दिन लैंड हो गया फ्लोरिडा में पहुंच गया। तो फ्लोरिडा ऑरलैंडो में पहुंच गया। ऑरलैंडो में जाने के बाद मुझे ढूंढना पड़ा मुझे रहना कहाँ है। अच्छा। ऑरलैंडो का मार्केट कैसा है। फिर इंटरनेशनल एचआर से बात करके कुछ सीवीज मंगवाए, तो वो सीवीज का इंटरव्यू कराओ, लोगों को हायर करो, और जो लोग हायर्ड हो गए ऑलरेडी उनका ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराओ, और फिर उनको मार्केट में लेके जाओ, उनको दिखाओ कि बिकता कैसा है। मेरा उधर का यूएस स्टेंट का ये लर्निंग था कि पहले मैं जब गया तो मैं तो तब तक स्टार सप्लाई वाला हो गया था इंडिया में। अच्छा, इधर तो बैंगलोर एंड बॉम्बे आपने हैंडल किया था। सप्लाई वाज लाइक नो ब्रेनर, सप्लाई किधर भी फिक्स करना है मेरे को बुलाओ, वो जैसे डॉक्टर फिक्स इट होता है वैसे मैं हो गया था। सप्लाई फिक्स इट। तो मैं उसी शान में मैं वहां पे चला गया। मेरे को पहले 2 हफ्ते में रियलाइज हुआ कि वो सब जो भी लिखा पटी, वो जो भी क्रेडिट है, क्लेम टू फेम है,
उसको पूरा वाइप ऑफ करना अभी जहाँ जरूरी है। जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर तो नया मार्केट, नए लोग, नया स्टाइल ऑफ सेलिंग, यू कांट यूज द सेम प्रैक्टिसेस दैट वर्क देयर दैट विल वर्क हियर। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा लर्निंग था। वो ईगो पे भी फटका लगता है, थोड़ा सा लगता है। बट इट इज गुड। इट taught me that every time you do something, you take up a new challenge, you have to tell yourself that you are starting from zero. You have to be Zero. a person, you have to be a learner. You don't have to get into a role of an expert. You learn and then you become वो an लर्निंग expert. एपिटाइट आपको हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब द थिंग्स हाँ व्हिच इज हैपनिंग अराउंड एंड देन बिल्ड ऑन इट। हाँ, यानी उससे आपको सीखने को भी मिलता है। यस। तो अगर आप एक ही साइलो में रहोगे तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे। नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अपने आप को ही बेस्ट समझोगे। आपने जो किया है लोग लगेगा कि नहीं वही हाँ सही था। जब मार्केट चेंज होता है, आपने बोला कि बैंगलोर से बॉम्बे आए तो टोटली डिफरेंट हाँ, एक्सपीरियंस था। अब यहाँ तो कंट्री चेंज हो रही है, बिल्कुल तो बिल्कुल बट बिल्कुल। ऑब्वियस है लोग पर वहाँ के। बॉम्बे, बैंगलोर टू बॉम्बे मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि बॉम्बे वाज लाइक माय होम टाउन। बॉम्बे इज माय होम टाउन। यस यस। सो बॉम्बे में आके यही काम करूं, मेरे को कुछ इतना अलग लगा नहीं, मैं उसी फ्लो में था। बट उधर जाके बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ कि नहीं, आई हैव टू रीराइट माय स्लेट एंड Okay. स्टार्ट लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड देयर। एज सिंपल एज हाउ डू यू टॉक टू योर एम्प्लॉइज, हाउ डू यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम, वो था। तो फर्स्ट ईयर फिर मैं सिमिलरली वो फ्लोरिडा और ये सब मार्केट्स के बाद में फिर मैं पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में गया। ओके। तो वहाँ पे नया सेट ऑफ ऑडियंस था, नए सेट ऑफ ओनर्स थे। जनरली यूएस में आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे, एशियंस मिलेंगे जो Okay. होटल्स चला रहे। बट एज यू गो टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट जो है, तो वहाँ पे द टाइप ऑफ ओनर, द प्रोफाइल ऑफ ओनर चेंजेस। सो दैट वाज अ न्यू Okay. लर्निंग फॉर मी। और वहाँ पे तो ऐसे था कि 2 हफ्ते में एक मार्केट सेटअप करो और आगे मूव करो, 2 हफ्ते में एक अच्छा। मार्केट सेटअप करो, आगे मूव करो। सो इट वाज वेरी क्विक स्टैंड सो अप हायर कर। करो लोगों को, मार्केट सेट करो एंड देन मूव। हाँ, उनको सिखाओ क्या करना है, गिव देम 1 2 3 विंस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट मार्केट, 1 2 3 विंस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट मार्केट। सो लिटरली, और मैं तो बोलूँगा 30 to 50% ऑफ द यूएस मैंने लॉन्च किया था ओके। फॉर ओयो। ओयो। उधर से फिर मैं जापान चला गया। और जापान पहुंचने के बाद, मतलब मैं जापान गया था, वो मैंने समझा क्या करना है, रोल क्या है। और तब कोविड हो गया। और कोविड में ऐसा था कि हमें लगा था पहले कोविड चला जाएगा, हम्म। पर सबसे बिगेस्ट हिट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टुक ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज हाँ। ट्रैवल एंड स्टेज आर वर द मोस्ट अफेक्टेड। सबसे बड़ा डेंट उन बिजनेसेस उन्हीं पे पड़ा है, बिजनेसेस को पड़ा। क्योंकि यस फूड पे तो ऑर्डरिंग चलता था, सब कुछ चलता था। होटल, यस, वो क्लाउड किचन एंड हाँ, चल रहा होटल था। तो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई जाके रह रहा नहीं है बाहर। फ्लाइट्स भी कोई यूज नहीं करेंगे, फ्लाइट्स ही नहीं चल ट्रैवल रहा, नहीं मूवमेंट करेंगे। है नहीं। हाँ, तो दैट वाज द बिगेस्ट हिट। एंड देयर देन इट बिकेम अ जॉब ऑफ हाउ डू यू सर्वाइव। सर भाई। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ओयो, बिकॉज जापान जैसे मार्केट में सर्वाइव करना वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 3 साल उस फेज में निकाले कि अच्छा, ड्यूरिंग कोविड यू ड्यूरिंग आर हैंडलिंग कोविड। जापान। हाँ, और जैसे कोविड एंड हो रहा था तो मुझे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया था ऑफ यूरोप। ऑफ यूरोप। तो वो डार्क रीजन बोलते हैं उसको, DACH, डार्क यूरोप बोलते हैं, जिसमें आता है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, स्कैंडिनेवियन ओके। कंट्रीज, वो वाला पार्ट आ जाता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया था। और मैं उसको, वाइल आई हैड टू गो देयर, बट आई वाज डूइंग इट रिमोटली। पहले मैं टोक्यो से हैंडल कर रहा था, ओके। फिर मैं इंडिया आया, फिर मैं इंडिया से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा था। एंड दैट वाज अगेन कि मैं हर एक रीजन डिसाइड करता था, मैं स्लेट अपना पोंछ लेता था। ओके। एंड देन आफ्टर दैट आई केम बैक अगेन टू इंडिया, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया बिजनेस में थोड़ा सा उथल पुथल हो गया था ओके। पोस्ट कोविड। एंड एंड दे वांटेड कि भाई जो ओयो वाले इनिशियल टीम है, तो उनको फिर से लेके आ जाओ, सो एज कि वो डीएनए और वो बिल्ड कर सके पिछला बेस्ट वाला। पीपल को ला करके एंड पहले अपना स्ट्रेंथ को फिर बेस्ट से, नहीं बोलूंगा, पर मैं ये बोलूंगा जिनको ओयो पता है, जिनके खून में ओयो जिनके खून में दौड़ता है, तो बेसिकली। उस टाइप का, जिनको समझाने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में हाँ, बिजनेस कैसे कैसे बनाते हैं। करना है। ओके। हाँ, तो वैसे लोगों दे को वो जस्ट कम लेके एंड आए। स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। हाँ, कि उनको बोल दिया कि ये ठीक करना है ये एरिया, चलो लग गए। और उनको पता है, उन्होंने पिछले बार भी किया हुआ है, तो ओके। वैसे उनको लोग चाहिए थे। तो मैं हम्म। फिर से आ गया, मैं इधर वेस्ट रीजन दिखता था, ओके। जिसमें 4 5 स्टेट्स आते थे। तो वो मैंने किया, कुछ 6 8 महीने किए। और तभी जिंदगी में ऐसे चल रहा था कि ये मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ।
because अगेन it was the same thing again and again and life had become very mundane for me. और मेरा बेटा तब कुछ 4 साल का था. मेरा जापान से इंडिया आने का रीजन था मेरा बेटा, ओके क्योंकि एक बार हम जापान में ऐसे ही घूम रहे थे तो मैंने उसको पूछा कि यार जापान कितना बढ़िया ब्यूटीफुल कंट्री है ना. वो तब कुछ 24 या 28 महीने का रहेगा. और उसने मेरे को बोला कि हाँ पापा जापान अच्छा है पर मेरे को वो हर दिन अच्छा नहीं लगता है, सही बात मेरे है को इंडिया बहुत अच्छा लगता है. वो अपने मुंबई लोगों के को बीच इंडिया में बोलता है. तो मैंने बोला कि यार मैं तेरे लिए फिर जापान इंडिया की तरह कैसे बनाऊं. तो उसने मेरे को बोला कि एक काम करो, आप नाना नानी, हमारा एक कुत्ता है बाउंसी, हमारी एक बिल्ली है माऊ, आप ये चारों को लेके आ जाओ यहाँ पे, मैं जापान को इंडिया बना दूंगा. मैं उस रात को सो नहीं पाया सर्वेश भाई, मैं बहुत रोया. मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मैं ये मेहनत जिसके लिए कर रहा हूँ वो खुद ही नहीं यहाँ पे खुश है उसका बचपन ही अगर मैं ठीक से उसको नहीं दे पा ट्रू रहा है हूँ तो ट्रू मैं तो पाप कर रहा हूँ. मैं काहे हम्म का अच्छा बाप बन पा रहा हूँ फिर. सही बात है मैंने ईमेल भेजा, मेरे को मेरा सैलरी भी अगर आप 50% से कम करोगे तो भी चलेगा, मैं इंडिया मैं जा इंडिया मूव रहा कर रहा हूँ. हूँ खत्म. सही है तो दैट वाज माय जर्नी ऑफ कमिंग बैक. और फिर वो थोड़ा सा शायद से ना दोज पॉइंट्स जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जीवन में कर क्या रहे हैं. वो आप सिर्फ थोड़ा सा एक थिंकिंग चेंज होता है कि अभी तो हाँ मैं एक तरफ भाग रहा हूँ कि नहीं बस पैसा कमाओ नेम फेम एंड फैमिली विल बी हैप्पी बट बाद करेक्ट में आपको एक हिट मिलता है कि नहीं फैमिली के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए वो लोग इंपॉर्टेंस है जिनके वो सराउंडिंग्स में ज्यादा प्रॉस्पर कर एब्सोल्युटली पाएगा एब्सोल्युटली. ट्रू है तो माय कमिंग बैक डिसीजन वाज बेस्ड ऑन इट. दैट वाज माय ओयो जर्नी. हम्म और ओयो से निकलने का रीजन यही था क्योंकि मैं 100% वो एंजॉय नहीं कर रहा था जो मैंने 6 साल एंजॉय किए थे. शुरू में मैं हर एक रोल में एंजॉय करता था ओयो में, पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई वाज नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ हैप्पी. गॉट इट तो वही मेरा रीजन था उधर से निकलने का. बट इट वाज अ वेरी ग्रेट टाइम. लोग ओयो के बारे में मार्केट में कुछ भी बोले. नहीं वो तो लोगों का एक जो जिस नजरिए से देखता है फिर उसके अराउंड वो कन्वर्सेशन बिल्ड होता है बट हाँ एवरीवन बट द रिस्पेक्ट्स पीपल एट रितेश ओयो, अग्रवाल द यस पीपल एट ओयो are amazing. Oyo is what it is because of the people who have built Oyo. बिल्ट ये मैं लिख के दे सकता हूँ. यानी वो लोग अगर प्रोफेसर बन गए और उन्होंने बिजनेस कैसे चलाते हैं बनाते हैं अगर कॉलेजेस में सिखाना चालू किया तो इट इज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम फॉर देम. एवरीवन एवरी इंडिविजुअल इज अ यस पावर हाउस देयर. आप रितेश को पकड़ लो, आप अभिनव सिन्हा को पकड़ लो, आप वो मनिंदर गुलाटी को पकड़ लो, या आप अनुज तेजपाल को पकड़ लो. ये जो ओके जो भी टॉप लेवल है ओयो के, फैबुलस पीपल टू वर्क विद. गॉट इट सो समराइज करते हैं चीजों को सो इसमें ये समझना है कि एमबीए कितना रोल प्ले किया आपके थ्रू आउट जो करियर है ग्रेजुएशन तक तो आपका एक पार्ट था दूसरा जो हुआ कि नहीं नाउ आई हैव टू डू समथिंग ऑन माय ओन और एमबीए किया फिर उसके बाद पीएनजी का ऑफर उसको रिजेक्ट करना देन डूइंग समथिंग इन द कैंपस देन अगेन जॉब को स्टार्ट करना सो इन सब में ये एमबीए का क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमबीए करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो या जॉब कर लो आप वहाँ से सीख जाते हो तो आपको क्या लगता है कि नहीं एमबीए का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों में मेरा मानना ये है कि एमबीए इज अ फ्रेमवर्क. ओके एमबीए इसेंशियली आपको जो 4 5 6 साल आप मेहनत करोगे और जो आप एक्सपीरियंस लोगे वो आपको एमबीए 2 साल में दे देगा. मेरा अभी भी मानना है कि फ्रेशर्स ने एमबीए नहीं करना चाहिए. मुझे ओके ऐसे लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस होवे तो एमबीए से आप ज्यादा रिलेट कर पाते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रेशर्स को जॉब देता नहीं है दैट टू ग्रेजुएट फ्रेशर्स को तो और भी कोई जॉब नहीं बिल्कुल. देता सो ये मेरा मानना है. बट यू हैव टू अडेप्ट एज पर योर सिचुएशन. द थिंग इज अगर एमबीए करने से आपको जॉब मिल रहा है तो आप एमबीए कर लीजिए. एमबीए आपको क्या देगा? एमबीए आपको सिर्फ गाइड करेगा, आपको फ्रेमवर्क्स दे देगा कि हर चीज जो बिजनेस एस्पेक्ट्स है उसको कौन से मॉडल या फ्रेमवर्क में डाल के कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो. बेसिकली थॉट प्रोसेस को बिल्ड करता है बिल्कुल फ्रेमवर्क्स दिला देता है अपने को. समझ एंड फ्रेमवर्क्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ. यस आप यस आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते. नहीं चला सकते You need to have proper frameworks is when businesses get built. SOPs are important. So MBA teaches you how to structure your thoughts, how to structure everything to build a very efficient and a fast moving organization. and that communicate with the people whom you are dealing with हाँ, everything. वो भले ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना हो जहाँ पे आपको लोगों से बात करना है,
अभी फॉर एग्जांपल स्टार्टअप में हर दिन एक नया नया आइडिया होता है। यस, मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हें अगर स्टार्टअप बनाना है तो तुम्हारे पास दो कॉलम्स बनने चाहिए, हाइजीन एंड गुड टू हैव। एवरी आइडिया, अगर आपको रेस्टोरेंट बिजनेस बनाना है, आपको रेस्टोरेंट चलाना है, दिस इज योर ग्रैंड आइडिया, तो उसको दो सेक्शंस में बांटो, हाइजीन एंड गुड टू हैव। गुड टू है। हाइजीन में आएगा आई नीड अ शेफ, गुड टू हैव होगा आई नीड टू हैव अ शेफ हु हैज बैकग्राउंड इन ताज। एक एडिशनल कह सकते हो, हाँ इंश्योरेंस के टर्म में राइडर आ गया अभी। हाँ, वो जो एडिश उसको आपको क्लियरली डिफाइन करना है। अगर हाइजीन थिंग्स नहीं होगा तो बिजनेस चालू ही नहीं होगा। बेसिक मिनिमल थिंग्स तो आपको Correct, लगेगा correct. बिजनेस स्टार्ट जिसको करने अपन के बोलते हैं एमवीपी, लिए। एमवीपी मैं उसको बोलता हूँ हाइजीन फैक्टर्स और गुड टू हैव। ये है काइंड ऑफ पैकेजिंग एंड ऑल जो आपको करेक्ट, एडिशनल बट वो लगता है। क्लियर होना चाहिए कि इसके बिना आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं ये रहेगा तो बिजनेस और एफिशिएंट और अच्छा हो जाएगा। सो आप जब 0 to 1 का गेम करते हो तब हाइजीन होना ही चाहिए। ओके, गुड टू हैव इज फ्रॉम 1 to 10 या 10 to 100 वाला गेम यस। जो होता है वो। तो So, ये एमबीए सिखाता है बेसिकली। एमबीए इसेंशियली हर एक चीज में स्ट्रक्चर डाल देता है एंड इट हेल्प्स अस टू क्लियरली डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड अ फ्रेमवर्क फॉर सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो मेरे जीवन में एमबीए का मेरे को दो फायदा हुआ, एक तो ये पूरा फ्रेमवर्क और दूसरा पासपोर्ट मिल गया। अभी बिकॉज आई एम फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, मेरे को लोग बिठाते हैं, खड़े करते हैं, आपने भी मेरे को बुलाया है आई एम अहमदाबाद Yes. की वजह से। क्योंकि और- लोग सुनेंगे, क्योंकि आप उस जगह से आते हो जहाँ पे कि मतलब लोग जाने का एक ड्रीम देखते हैं। बिल्कुल, तो Right. क्रेडिबिलिटी का एक स्टैंप लग गया है मेरे Yes. पे। मैं उसको उसी तरीके से देखता हूँ कि क्रेडिबिलिटी का स्टैम्प और फ्रेमवर्क्स, बट वो फ्रेमवर्क्स के लिए इफ यू आर नॉट गुड इन योर सेक्टर, वो फ्रेमवर्क्स भी हेल्प नहीं करेगा, ना ये क्रेडिबिलिटी भी हेल्प नहीं True है, करेगा। true है। आई हैव पर्सनली मेट पीपल, सर्वेश भाई, जो आई नो ऑफ एन इंडिविजुअल जो आई एम कैलकाटा से पास आउट है। जब मैं आई एम अहमदाबाद ज्वाइन करने वाला था तब तक उसको 15 साल हो गए थे कैलकाटा पास आउट करके, ओके, एंड ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक हिज एंड्स मीट। ओह, तो इट इज नॉट गारंटीड अबाउट कि आपके ऊपर अगर थप्पा लग गया तो आप सक्सेसफुल तो आप होगे या सक्सेसफुल रहोगे। सक्सेसफुल मतलब मैं बोल रहा हूँ वो कॉर्पोरेट, उसके लिए वो सक्सेसफुल रहेगा, उसको वैसा ही लाइफ हो जीना है, सकता है। यस, यस। उसको वो फ्लेवर मजा आता है, अपने को पता नहीं। पर अपन जो इसमें डिफाइन करते हैं ना सक्सेस, मतलब ये सीटीसी, ये रोल, ये इंडस्ट्री, ये प्लेस, यस। उसमें हर एक बॉक्स में वो कैंसिल कैंसिल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इवन द बेस्ट एमबीए विल नॉट हेल्प यू रीच देयर, बट इवन एन एमबीए फ्रॉम एनी कॉलेज कैन हेल्प यू रीच देयर। गॉट इट। विदाउट एन एमबीए आल्सो यू कैन रीच, बट वो हो सकता है कि जर्नी सबका अलग अलग होता है। बट मेरा जो क्वेश्चन था बेसिकली कि नहीं, जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे कन्वर्सेशन पॉडकास्ट है अच्छे अच्छे चैनल्स पे जहाँ पे कि लोग बोलते हैं कि नहीं एमबीए इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्लेसमेंट फैक्ट्री, या तो वो पैसा बनाने की दुकान है, समथिंग लाइक दैट। सो वो नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा कि वो आईआईटी से पास आउट है फिर भी एमबीए करते हैं। जैसे आपने बोला कि कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से दे आल्सो परस्यूड एमबीए, एंड देयर आर सो मेनी पीपल जिनको लगता है कि नहीं एमबीए करने से, जो आपने बोला ना कि वो थॉट प्रोसेस का एक फ्रेमवर्क बन जाता है टू प्रेजेंट द थिंग्स इन अ बेटर वे एंड सोचने का। तो उसके लिए मुझे लगता है एमबीए जरूरी है। एंड फॉर एनी ग्रेजुएट, अगर उनको लग रहा है कि एक टाइम के बाद अगर उनको कुछ ऑप्शन नहीं है, जैसा आपने बोला कि मेरे के ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि नहीं कुछ अच्छा ऑप्शन चूज करना है, तो आई डिसाइडेड कि नहीं एमबीए कर लेते हैं और वहां से एक करियर को दिशा मिल जाएगा। तो उसके लिए भी एमबीए जरूरी तो नहीं कह सकते, बट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो इसको ना आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। लोग बोलते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि एमबीए पैसे बनाने वाला काम है, ये है, यस, तो एमबीए करना क्योंकि आपको घोड़ा बनना है और आपको दौड़ में दौड़ना है, जो बेस्ट दौड़ेगा उसको सबसे ज्यादा उसको पैसा सबसे ज्यादा मिलेगा। पैसा मिलेगा। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही घोड़ा बनना है। तो आप ये मत सोचना कि यार लोग पैसे बना रहे हैं या नहीं, वो आपको अच्छा घोड़ा बना रहे हैं कि नहीं, ये आप ये आप देख लो, आप true है। घोड़ा बन रहे हो या गधा बन रहे हो, वो वो आपको क्लियर डिसाइड करना चाहिए। आप अपने बारे में सोचो, यस, क्योंकि इफ यू आर, आई हैव अ क्लियर प्रिंसिपल। ये मैं बहुत लोगों को, मैं जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी जाता हूँ, मैं प्रोफेसर से भी बात करता हूँ या वीसी से बात करता हूँ, मैं उनको यही समझाता हूँ कि सर मेरे को लाइफ में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया, आपको भी पढ़ाया कि नहीं? हाँ। उसका आपने जिंदगी में कहाँ पे एप्लीकेशन किया, आप बताओ किधर किया है? नहीं क्या? नहीं। तो अगर मेरे को सिर्फ उन लोग से पाइथागोरस थ्योरम सिखाते थे और डिग्री का सर्टिफिकेट देते थे, तो मैं वो सर्टिफिकेट को ऐसे गोल घुमा के उसमें चने डाल के मैं चने खाता था और वो डिग्री सर्टिफिकेट को फेंक देता था। फेंक देता। पर मैं वो क्यों नहीं फेंक रहा हूँ? क्योंकि वो डिग्री सर्टिफिकेट दिखाने के बाद मेरे को अगर जॉब मिल रहा है
तो पैसा दो फॉर डिग्री, पैसा पैसा लो लो फॉर आफ्टर डिग्री। डिग्री। तो इट इज सिंपल। मैं एजुकेशन को भी उसी नजरिए से देखता हूँ कि इट हैज मेड मी जॉब रेडी। Additionally, it has also built my personality, but the Yes. main aim was to make me job ready. वो अगर वो इंस्टीट्यूट आपको करवा के दे रहा है तो वो भले पैसे बनाए या ना बनाए, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपका पर्पज आपकी फुलफिल हो गया, आपका पर्पस फुलफिल। आप गधे से घोड़े बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, आप वो आप देखो। घोड़े से एक लेवल ऊपर अच्छे घोड़े बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, वो अगर आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है तो आपको एमबीए करना चाहिए ही। गॉट सिंपल। इट, गॉट इट। एंड दूसरा जो आता है कि फीस का आता है कि व्हाट इज द फीस, बेसिकली कॉस्ट इन्वॉल्व इन डूइंग एमबीए और पीजीडीएम और पीजीपी। सो उसके बारे में अगर एक आइडिया दें आप, मैंने आपको वही बोला, आप कितना दे रहे हो और एंड में कितना मिल कितना रहा है। मिल रहा है। सिंपल है। जैसे मेरे कुछ मैं लिंक्डइन पे बहुत लिखता हूँ, तो मेरे नेटवर्क में से लोग मुझे कॉल करते हैं और यही चीज़ पूछते हैं कि सर मेरे को 7-8 साल हो गया है काम करते हुए, अभी वो एग्जीक्यूटिव एमबीए आ रहा है, तो वो मैं वो करना करूँ चाहिए क्या, कि नहीं? उससे मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं उनको क्लियर बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप अभी कितना कमा रहे हो, से 20 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, वो लिखो। अगले 5 साल में आपका विदाउट एमबीए कैसा करियर ग्रोथ होने वाला है, कितना अप्रिसिएशन मिलेगा, वो नंबर लिखो। दूसरा लिखो विथ एमबीए आपने 10 लाख अभी से आपका सैलरी पैकेज चल रहा है, एमबीए करने के लिए आपने 6 लाख डाल दिया, तो -6 लाख अगले साल का, -6 लाख 6 लाख कर दो। प्लस आप जो कमाने वाले थे वो भी माइनस हो गया, तो -10, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस। या यस, जो भी यस। आपको जो अप्रिसिएशन मिलने वाला था वो -12 वाला नंबर लिख लो। 2 साल का वो नंबर क्या आ रहा है वो लिख लो। और फिर चौथे साल में जब आप जॉब उसके बाद का निकलोगे जब जर्नी स्टार्ट तो हो। आप कौन से सीटीसी से चालू होने वाले हैं वो लिखो। इसेंशियली आप आपका एनपीवी बनाओ कि इससे तुम नेट प्रॉफिट में रह रहे हो, नेट या लॉस में लॉस रह में रहे रह रहे हो, कैलकुलेशन हो, खुद तो से वो जो करो। ट्रांजैक्शन है वो करो। क्योंकि हम्म, क्या है ना, सब अपने को ना लाइफ में कभी, और मैं इसलिए अर्थ निर्मिति के एंगल पे आता हूँ कि लाइफ में कभी अपने को सिर्फ जॉब रेडी बनना है ये सिखाया है एजुकेशन ने, ट्रू अपने है। को कभी नहीं बताया है कि हाउ डू वी ग्रो मनी ऑन द मनी वी अर्न एंड हाउ डू वी मैनेज दैट मनी। मैनेज दैट मनी, वो सबसे ज्यादा आइडियली इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि मैं एमबीए करूं या नहीं करूं, तो आपको उससे ही रिलेट करना है ना, विदाउट एमबीए मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा विथ एमबीए मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, किधर मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, 10 साल के मेरा एनपीवी आज का क्या है। एनपीवी भी छोड़ो, वो सिंपल मैथमेटिक्स भी अगर आप करेंगे तो भी आपको मिलेगा है। कि मिलेगा। मेरा कितना, मैं प्लस या माइनस, मैं 4 साल के बाद में रिकवरी में रहूंगा या 2 साल के बाद रिकवरी में रहूंगा, वो आपको फिगर आउट करना है। ट्रू और है। वो एक बार हो गया तो डन, यानी दिस इज द ओनली कैलकुलेशन रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू एन एमबीए MBA और नॉट। सिंपल। गॉट इट। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मेरे पॉडकास्ट के व्यूअर्स होंगे वो रूरल इंडिया या भारत से होंगे, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है नहीं इस तरीके से तोड़ करके। उनके लिए बस एमबीए कह सकते हैं डिग्री है या सब समथिंग लाइक दैट, कि जिसको करना है या नहीं करना है। बहुत लोगों का मानना है कि नहीं करने से कुछ नहीं होता है, बहुत लोगों का मानना है करना है, कर लिया तो लाइफ सेट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो उस पे अगर आप कुछ फोकस डालें, जो बिल्कुल आपने बिल्कुल। जो पार्शियली तो रिप्लाई किया है कि बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क ऐड कर देता है, आपको एम्प्लॉयबल बना देता है कुछ हद तक। बट क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे जो मैं बनारस से हूँ तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ के आसपास के कॉलेजेस से कर लेते हैं। बनारस से कर लिया, कानपुर से कर लिया, लखनऊ से कर लिया, नोएडा से कर लिया, इलाहाबाद से कर लिया। सो ऐसे जगह से कर लिया जहाँ पे कि वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है जो कि बड़े शहरों के कॉलेजेस से मिल पाता है या अच्छे इंस्टीट्यूट से मिल पाता है। हम्म एंड फिर वो एम्प्लॉयबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हम्म तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जब वो सेलेक्ट करने जा रहे हैं एमबीए कॉलेज, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या देखना चाहिए? बहुत ही क्या बोलते हैं प्लानिंग वाला क्वेश्चन है। जनरली ऐसे सब प्लानिंग वाली चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, बट स्टिल आई ट्राई टू फ्रेम एन आंसर। एक, अगर आपका वो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम रूरल इंडिया, आपको ये देखना है कि आपको आपका वो नंबर क्या है जो आपको कमाना है। करेक्ट, वो एक नंबर होना चाहिए कि अगर मैंने, अभी मैं अगर बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं इतना कमाऊंगा, अगर मैंने एमबीए कर लिया तो मेरा इतना कमाना हो जाएगा, राइट। ये सब कैलकुलेशन करो, दैट इज वेरी गुड। मेरा एक मानना बहुत क्लियर है, जिंदगी में कोई भी फॉर्म ऑफ एजुकेशन वेस्ट जाता है नहीं। नहीं है।
बिल्कुल नहीं जाता है। आपने जो भी सीख लिया उस नॉलेज का आप कभी ना कभी जीवन में एप्लीकेशन ले ही कहीं ना कहीं आप वो वैल्यू लेके ऐड ही करोगे। ट्रू है। अगर आपका फोकस रहेगा ऑन योर वर्स्ट केस सिनेरियोस तो आप हमेशा डर डर के हर एक चीजें कर लोगे। गॉट एमबीए कब करना होता है? से एमबीए आप जो बोल रहे हो वो ऑडियंस का एवरेज एज क्या होगा बताइए? 18 to 20 इयर्स। 18 टू 20 इयर्स। 18 टू 20 इयर्स में उस इंडिविजुअल पे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट नल। नील। तो इसेंशियली इट मींस इट इज योर रिस्क फ्री पीरियड। यस जब आप लोन लेते हो, पेरेंट्स से लोन लिया है एजुकेशन, पेरेंट्स आपका एजुकेशन फंड कर रहे हैं, यस यस। इसेंशियली आपका मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है जहां पे आप पैसा नहीं डाल रहे पैसा डाल नहीं रहे हो, ना, आपको बस आप मिल पे रहा जिम्मेदारी है पैसे डालने की। है। यस आपका सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि आपको आपका फ्यूचर ब्राइट करना है सो दैट वॉट एवर इज इन्वेस्टेड इन यू उसका आरओआई आपके पेरेंट्स को मिले। वो मिल जाए। बराबर है। सो दिस इज द पीरियड वेयर यू कैन टेक मैक्सिमम रिस्क एंड हॉर्मोनली फिजिकली फिजियोलॉजिकली ऑल्सो youth is the age where risk appetite is much more higher. मच मोर है एंड कैपेबिलिटी टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे वो भी ज्यादा रहता है, क्योंकि वो जो कहते हैं जज्बा, जुनून, जोश, वो सारी चीजें ज्यादा होती है। तो whether you should do an MBA or not is not depend at this age is not dependent on all these factors। क्या कि मैं इतने फीस डाल रहा हूँ, मैं कौन कॉलेज से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये अगर मैंने कोर्स कर लिया तो ये पैकेज मिलेगा। मिल जाए। आपको आपका रिस्क एपेटाइट पहले डिफाइन करना चाहिए। यस ये आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Okay. मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूँ सर, मैं यस दूसरों के बारे में बोल नहीं, नहीं दूसरे का तो एक एजम्पशन सकता। मेरा एपेटाइट ये था, मेरे को 5-5.5 लाख की नौकरी मिल गई थी आफ्टर डूइंग माय वेटरनरी ग्रेजुएशन। मुझे पता था कि वो 5-5.5 लाख वो इसी तरीके से ग्रो होगी। ग्रो। मैंने स्टार्टअप क्यों चालू किया? क्योंकि मेरे को पता है मेरे पापा भले मेरे से बात ना करें पर मैं उनका ही बेटा हूँ। यस यस। ही विल नॉट लीव मी लाइक दिस ऑन द रोड टू हाँ, डाई। वो तो कल को जब फंसेंगे तो बट ऑब्वियस है कि सबसे पहले वही बचा आने ही वाले लेंगे। अब आज मैं जब बाप बना हूं तो मुझे समझ में आता है हैं। कि वो क्या होता है। वो Yes. प्यार ही होता है। यस यस बिकॉज ही कांट सी मी हेल्पलेस, इज दैट इज व्हाई ही इज एंग्री ऑन मी, Yes, दैट ही yes. डजंट वांट मी टू डू दोस थिंग्स, बट ही हैज ऑलवेज इंटेंडेड एवरीथिंग बेस्ट फॉर मी। बेस्ट फॉर। तो इफ यू नो दैट आई न्यू दैट माय पेरेंट्स कुड वर माय सेफ्टी नेट, कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं रोते हुए उनके पास जा ठीक है, सकता इधर हूं, आके अपना मेरा फिर से जर्नी स्टार्ट Start हो हाँ, जाएगी। लड़की नहीं मिलेगी लाइफ में पर चलेगा, दैट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। एंड ऑफ द लाइफ। If I have to live and build again, so I know that I had a safety net. तो hence I could take that risk of quitting a job उस टाइम पे जहाँ पे 5-6 लाख भी 5-6 लाख का पैकेज भी बड़ा एक था बहुत 2008 मायने में। रखता था। यस यस यस। तो वो मैं छोड़ के खुद का स्टार्टअप चालू करना, खुद का पैसा डाल के, I could afford doing it. Each individual has to find out can they afford taking a particular step or not. अगर मेरे पास वो नहीं रहता था तो मैं नहीं करता था सर्वेश भाई, मैं फिर से एजुकेशन करता था यस और फिर मैं सेफ्टी के पास जाता था। मैं रिस्क इसलिए ले पाया था क्योंकि आई न्यू दैट आई हैव अ बैकिंग ऑफ माय बैकिंग ऑफ माय पेरेंट्स। इवन आफ्टर आई एम अहमदाबाद। मैं रिस्क इसलिए ले पाया क्योंकि अभी वो बैकिंग डबल हो गया। एक तो मेरे पास वो लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आई एम अहमदाबाद, मेरे को पता है जॉब वो कभी भी बहुत लाइफ में अफेक्ट मिलेगा। करता है। यस यस यस। आई वाज नॉट वरिंग अबाउट माय जॉब, अबाउट मेरे को जॉब मार्केट में एक्सेप्टेंस है या नहीं। एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। और दूसरा ये भी था कि माय पेरेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, दे वर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनका सॉर्ट हो गया। आई डोंट हैव माउथ्स टू फीड, whereas my father का स्टोरी अलग था, he had mouths to feed, that Yes, is why he yes. had to take up a job, not pursue his passions। पर अगर उनके जनरेशन ने वो मेहनत कर ली है तो अगली वाली जनरेशन थोड़े तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। यस। सो आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड कि आई एम अहमदाबाद के बाद भी मैं हिम्मत कर पाया कि यार वो अच्छा पैकेज छोड़ के मैं और अपना और 3-4 कुछ साल करने की- बर्बाद करूं, यस। because now I had created more backing। I think it is very important for any individual from rural India or even from urban India to identify कि तुम्हारा रिस्क एपेटाइट लेने के लिए जो एक्सटर्नल कंडीशंस है वो कितने फेवरेबल कितने फेवरेबल है। और उसके बाद में रिस्क ले लो। यस। मैं इतना बोलूंगा, किसी को भी पैकेज के मोह माया में घुसना नहीं चाहिए।
किसी को भी रेपुटेशन के मोह माया में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू सिविल सर्विसेज क्योंकि वो उनको लगता है वो लाल बत्ती मिलेगा लाल और नाम बत्ती होगा, थोड़ा मिलेगा रिस्पेक्ट मिलेगा और सोसाइटी ये में। मिलेगा वो मिलेगा, उसमें कितने बच्चे यार मिस आउट कर लेते हैं अपना लाइफ। यस 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 यस। सो मैं एक चीज में तो मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि उसका क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। यू शुड हैव 20 reasons why to do it as compared to 10 reasons why not to do it. व्हाई नॉट टू डू इट। वो लिखना चाहिए। यस बिना लिखे अगर आपने उसमें घुस गए तो यू आर यस। गोइंग टू फेल। आई हैड वेरी क्लियर रीजंस। मेरे यानी आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जहाँ पे मैं रह रहा था ड्यूरिंग माय कैट प्रिपरेशन, आई हैड क्लियरली रिटन आई वांट टू गेट इनटू IIM अहमदाबाद एंड माय रीजंस टू गेट इनटू IIM अहमदाबाद। सुबह उठो रात को सोने को जाओ कभी भी जाओ, वो मेरे सामने था, वो सामने दिख रहा था। हमेशा दिख रहा था। सो आई वाज इन माय ड्रीम वर्ल्ड, बट आई हैड क्लियरली सेट आउट व्हाई आई वांट टू डू इट एंड व्हाई आई शुड नॉट थिंक अबाउट एनी अदर थिंग। तो वो क्लियर स्क्रिप्ट था। तो आई थिंक दैट इज प्लानिंग। मुझे ऐसा लगता है वो प्लानिंग Yes, होता है, yes, yes. मैनिफेस्टेशन होता है। वो अगर वो अपन ने पहले कर पाए बाय आइडेंटिफाइंग कि अपने को क्या पसंद नहीं आता है, इसलिए हम ये चीजें नहीं करेंगे। से फॉर एग्जांपल IIM कैलकाटा फाइनेंस देता था, अच्छा पैकेज था, हाँ फाइनेंस में अच्छा पैकेज था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था IIM कैलकाटा लेना चाहिए IIM अहमदाबाद लेना चाहिए क्योंकि फाइनेंस में ऐसा मिलता है ये वो। When in crisis I went back to the sheet and then I saw कि अच्छा मैंने IIM अहमदाबाद क्यों लिखा था। ये मेरे लिस्ट में नहीं आता है, इसके लिए इसको लिया। छोड़ देना है। उस दिन मैंने बोला कि नहीं IIM अहमदाबाद ही करेंगे, काम खत्म। ट्रू है। तो वो that helps you get clarity on a lot of things. Okay. So वही identifying what you are not good at and not pursuing it is also very important. वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका टाइम बचा देता है एंड Absolutely. शायद वो टाइम कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके आप कुछ ज्यादा बड़ा Absolutely. अचीव कर सकते हैं। Absolutely. सर वन मोर क्वेश्चन कि जो एजुकेशन लोन होता है, क्योंकि हाँ। फीस बहुत ज्यादा लगता है MBA कॉलेजेस में, जितने बड़े कॉलेज उतना हाँ। बड़ा फीस, अभी तो 50 लाख 60 लाख तक भी गया है फीस। हम्म, इंडिया की बात कर रहा है, फॉरेन में तो करोर्स में चलते हैं। हम्म, तो क्या एजुकेशन लोन लेना चाहिए? क्योंकि क्या होता है ना, रूरल इंडिया में एक लोन को लेकर के थोड़ा सा माइंड में जो रहता है कि नहीं, लोन इज अ नेगेटिव वर्ड। जबकि जो भी बड़े बिजनेसेस या जो भी बड़े लोग बने हैं, अगर उनके में देखा जाए तो लोन का सबसे बड़ा योगदान है। तो वो लोन के लिए पेरेंट भी सपोर्ट नहीं करते, और क्योंकि बच्चा भी ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ा है कि यार लोन लेके तो नहीं पढ़ना है, मैं भले BA कर लूंगा, BCom कर लूंगा, MCom कर लूंगा, और उसके बाद करियर ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो लोन लेना कितना सही है, और कैसे वो डिसाइड करेगी कि लेना है नहीं लेना है, कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए समथिंग। तो उस पे अगर आप तो थोड़ा अगर सा। लोन वाला है ना, तो वो जो मैंने आपको बोला था ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दिस इज अ सिंपल मेट्रिक टू फिगर आउट कि आप वो लोन भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। बट अगर बच्चा अपने 20s में है, जिसको कि उतना दुनियादारी नहीं पता है, तो वो चीज़ों को वो विजुअलाइज करके कैलकुलेट करना, क्योंकि सही काउंसलिंग भी नहीं मिल पाती है वो सराउंडिंग में। मैं इसके लिए ये रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं से हूँ। तो वो क्या होता है ना कि वहां पे बस एक वर्ड पता होता है कि MBA है, और जो आपने बोला कि वो न्यूज़पेपर में देख लिया, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, SB हैदराबाद, समथिंग लाइक दैट, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, ये सारी चीजें आती है। बट उसके पीछे की जो जर्नी होती है, जो मैंने आपसे पूछा कि एग्जाम्स कौन से देने होते हैं, कितना तैयारी करना पड़ता है, या फिर उसके दौरान क्या होता है, ये सारी स्ट्रगल कोई नहीं बताता। जो आपने बोला कि एक डेडलाइन आ जाता है कि नहीं ये है, इतना टफ यहाँ पे प्रोसेस होगा, तो वो चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती कि मैं एक ग्रेजुएट बंदा जो कि देहात में हूँ, अब मैं 20 साल का, और मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं अब, मुझे अगर कोई कोर्स करने जाना है, उसका 20 लाख फीस है, तो अब मुझे वो लेना है कि नहीं लेना है, हाउ इजिली विल आई गेट इट, और ले लिया तो क्या वो भर पाऊंगा कि नहीं, उसके लिए मतलब। तो इफ यू कम फ्रॉम अ वेरी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड यस फाइनेंशियली, और आपको 20 लाख रुपए का लोन लेना है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। यस, ISB, IIM, कौन से तो अच्छे, थोड़ा तो अच्छा रहेगा, ये थोड़ा तो अच्छा डिसेंट रहेगा। है ना, डिसेंट रहेगा। उनका आप CTC देख लो। अगर आप 20 लाख रुपए दे रहे हो और उनका एवरेज CTC है 15-20 लाख, ओके, तो आप कर लो ये जॉब, कर लो ये MBA, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहां से पास होने वाले हो, और आपको वो फिर जॉब मिलेगा, आप पे बैक कर सकते हो। यस, बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि तुम्हारा लोन इज नॉट लिंक्ड टू कोलेटरल। जैसे मैंने स्टूडेंट लोन लिया था, ओके, मेरे टाइम पे फीस कुछ 15 या 18 लाख की थी, अभी याद नहीं अच्छा, आ रहा मेरे को। तो देर वॉज नो कोलेटरल। माई फादर टोल्ड मी, ये जो आपने बोला ना, माई फादर टोल्ड मी नहीं बेटा मैं तेरे फीस पे करता हूँ, पर मेरे को
ये था। मेरे केस में यही हुआ, भैया ने बोला नहीं लोन नहीं लेना है, हाँ। मैं भरूंगा। लोन ना लेने का रीजन जो था कि नहीं लोन लेके पढ़ेगा तो इंसल्ट होगा इधर सोसाइटी में कि अरे लोन लेके पढ़ा रहा नहीं, मेरे है, काइंड पापा ऑफ। का उल्टा था कि उनको पता है कि लोन लोगे तो 15 लाख का लोन लिया तो आपको 30-35 लाख चुकता करना पड़ता है। पापा का ये था कि क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है। आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम प्रिविलेज्ड। हम्म, माय फादर वाज लाइक आई विल पे दिस लोन। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव गॉट इट टू IIM अहमदाबाद। यस, मेरे पूरे दोस्तों के नेटवर्क में पूरे खानदान में कोई नहीं है जो IIM आई एम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद गया है, true है। उल्टा उन्होंने मेरे को सॉरी भी बोला कि मैंने तेरे में कभी बिलीव नहीं हम्म, किया। सो ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज सेइंग कि ये मैं पैसा अपने पास रख के बैंक में पड़ा के क्या क्या करूं। करूंगा इससे अच्छा कि तू एडमिशन ले कर। ले, मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ अभी, हम्म, तो तेरे पे डेट नहीं रहेगा। बट नहीं, मैं पागल था शायद से, मेरे को भी सीखना है लाइफ में। मैंने लोन नहीं लिया, मैं तो अपने मैंने लोन ले लिया कि नहीं मैं खुद, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं जरूरत है, नहीं है, आई विल मैं अपना लाइफ खुद बना सकता हूँ। वो अलग टशन था। अगर फाइनेंशियली सोचता था तो दैट वाज द सेफेस्ट थिंग दैट इज टू वो बी डन। टेंशन नहीं रहता था, हाँ, यस। बट नहीं, it everything has its own way. All I'm saying is it has to be assessed in terms of 20 लाख के लोन के अगेंस्ट कितने का सीटीसी मिल रहा है। 20 लाख के अगेंस्ट अगर एवरेज सीटीसी 10 लाख है, मत लो। गॉट इट। तो वो क्या होती है ना कि पैर उतने ही फैलाओ जितना जितनी चादर बड़ी है, चादर है। उससे थोड़ा भी ज्यादा पैर चले गए तो समझो कि आप प्रॉब्लम में आने प्रॉब्लम में वाले हो, हो। तो आप लोन ही भरते रहोगे। आपको अगर 10 लाख के फीस के अगेंस्ट आपको अगर 10 से 15 लाख का सीटीसी मिल रहा है तो आप लोन ले लो। ये मेरा सिंपल मैथमेटिक्स बोलता है। बेसिकली जितने का लोन ले रहे हो अगर उतने का एवरेज सीटीसी है पहले साल का तो उससे आप ज्यादा होना है, आइडियली तो है ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज योर लोन EMI should also not put a pressure on the savings that you want to do once you get a job. गेट अ जॉब, यस। हाँ। और क्योंकि वो सीटीसी जो दिखता है वो सीटीसी एक्चुअल में उतना आपको क्रेडिट नहीं होता है, उसमें दुनिया भर के डिडक्शंस भी आते हैं, Deductions होते आपके हैं। टीडीएस है, पीएफ है, एंड ऑल्सो वो तो सारे डिटेल्स जब जॉब लगते हैं तो पता चल ही तो जाता मेरा है। लॉजिक यही है कि अगर X is invested, your output should be 2x। 2x, अगर ओके, वो लॉजिक अगर बैठ रहा है, अगर आपका सीटीसी 2x है, आपका इन्वेस्टमेंट x है, तो आप ले लो। गॉट क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो जॉब तो एक तो फीस होती है, फीस के बाद में आपका रहना रहना खाना पीना, और बहुत 2 सारी साल चीजें। का वो भी तो खर्चा है, वो जो यस अपन यस एडअप नहीं करते। यस, तो मिनिमम 2x का अगर फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ MBA टू द एवरेज सीटीसी अगर वो लॉजिक बैठता है तो बच्चों ने करना चाहिए। नहीं तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू इवन गो इनटू सच एन इंस्टीट्यूट। गॉट इट। कि अगर 10 लाख का लोन लिया, 20 लाख का सीटीसी है, एवरेज सीटीसी 15 से 20 के बीच में है, गो फॉर इट, एल्स अवॉइड। अवॉइड। राइट। एंड दूसरा, ये जो एजुकेशन लोन है उसका ईएमआई कब से स्टार्ट होता है? 2 साल का तो कोर्स हो गया, तो उसके बाद में भी कुछ कूलिंग पीरियड होता है कि हाउ डज इट वर्क? जनरली जितना मुझे याद है, जॉब मिलते ही तुम्हारा पीरियड चालू हो जाता है। ईएमआई स्टार्ट हो जाता हमारे टाइम पे ये था कि हमने वो स्टार्टअप चालू किया था, तो हमारा डील था बैंक के साथ कि हमारा मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाया जाए। है। ओके हमें कुछ तो 1 या 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड था, इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम पीरियड। ओके, तो वो हमें बेनिफिट मिला थोड़ा Got it. बहुत। ठीक है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन कम्स इनटू माय माइंड इज कि बेसिकली हाउ डू यू सी एमबीए? मतलब अगर ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए या एमबीए करके एंड जॉब की तरफ देखना चाहिए? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद MBA। बहुत सारे लोग हैं जो कि पोस्ट बहुत सारे ग्रेजुएशन लोग हैं। करने के बाद, क्योंकि मैं इसके लिए ये बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये रूरल इंडिया में होता है। हाउ डज इट वर्क? 8th पास किया, हाई स्कूल में एक छोटा सा पॉज, आर्ट या साइंस डिसाइडेड एक साइड, फिर उसके बाद साइंस ले लिया, लेट्स सपोज, वहां पे अब बायोलॉजी या मैथ इंटर कर लिया। नाउ अब बीएससी करना है या बीए करना है, क्योंकि बीएससी थोड़ा टफ हो जाता है तो बच्चा भी सोचता है कि अभी इतना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बीएससी कर लिया या बीए कर लिया, अब नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन। द लाइन इज वेरी सिंपल, 80% लोगों के साथ यही होता है। अनटिल देन देयर इज नो क्लैरिटी ऑन करियर कि मैं बीए करूंगा तो क्या बनना है, बीएससी करूंगा तो क्या बनूंगा, देयर इज नथिंग। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा लोग सोचते हैं कि अब बीएड कर लेना चाहिए क्या, वो टीचर बनने के लिए, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया एंड अब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है, तो कोई सिविल की तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस करना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है। सो दैट थिंग, और वहां पे टाइम वेस्ट हो जाता है एंड देन लाइफ का कुछ वो एक तरीके से डायरेक्शन ही खो जाता है।
तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर रियलाइज हो गया कि नाउ आई एम नॉट एम्प्लॉयबल इनफ या गुड एक डिसेंट जॉब नहीं मिले तो एमबीए कर लेना चाहिए? हम्म आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू ऑफ द पीपल थ्रू लिंक्डइन जो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फंसे हैं। आई थिंक उसका ना बहुत ही सिंपल आंसर है। एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो इज इट बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम इन यू और देर इज अ प्रॉब्लम इन द स्ट्रीम दैट यू हैव चोजन। मेरा मानना ये है कि किसी भी प्रोफेशन में, भले वो कारपेंटर होवे, इंजीनियर होवे, डॉक्टर होवे या बिजनेसमैन होवे, देर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रोफेशन। यस, शायद से देर इज सम प्रॉब्लम इन यू विच बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट बिकमिंग अ बेस्ट कारपेंटर या बेस्ट ये, यू आर नॉट बिकमिंग इवन अ गुड person at that job. So in that situation, is MBA an answer? I don't think it is an answer. ओके, I think it is a time for you to take some time and figure out कि आप Figure out जिंदगी करना में क्या। क्या अच्छा कर सकते हो गॉट इट। and then get back to it. या फिर ऐसे हो जाएगा कि इतना इतना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया और उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फंसे हो और फिर उसके बाद में समय भी नहीं रहेगा जीवन में टू गेट बैक ऑन ट्रैक। यस 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 यस। उससे अच्छा आप ले लो 3 से 6 महीने का ब्रेक, फिगर आउट करो लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगा तभी उस समय। यस यस। मंथन करो, फिगर आउट करना क्या है, एंड देन कम बैक। and then come back and then do what you want to do. Second, there are also people who have figured out that मुझे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करना था पर मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आया। शायद से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया क्योंकि पीयर प्रेशर था, यस, बट नाउ आई थिंक MBA is my calling. I want to get into business management. बिजनेस। बट मेरे को लोग रोल नहीं दे रहे बिकॉज मेरे पास MBA नहीं है, तो मैं MBA करूँ क्या? मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, आपको ऑलरेडी जॉब मिल गया है या जॉब नहीं मिला है, तो जिनको जॉब मिला है मैं उनको बोलता हूँ आप मेहनत करके पढ़ाई करो। तुम्हारा फाइनेंस तो अभी सॉर्ट हो गया थोड़ा बहुत, यस यस यस। मेहनत करके पढ़ाई करो और आप टॉप 20 या टॉप 30 इंस्टीट्यूशंस को ही टारगेट करो, भारत में उधर घुसना है। हाँ, तब तक आप सेटल रहो, जब उधर का आ जाता है हो जाता है, करेक्ट। देन आप एडमिशन लेके वहां पेपर। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो एनी विच वेज आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो चल ही रहा है। यस, पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय तो आप ज्यादा समय दे सकते हो पढ़ाई को, यस। आप MBA के पढ़ाई को पूरा फोकस दे दो, आपका भले पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल से बढ़े, वो रिस्क ले लो, पर आप MBA के लिए जी जान से पढ़ाई करो और वो टॉप 30 में आ जाओ। गॉट इट। और थर्ड सेट रहता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता वो है, क्लैरिटी नहीं थी तो जॉब मिला नहीं, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा मंथन करो, मंथन करके फिर डिसाइड करो। फिर डिसाइड निर्णय करो लो। कि क्यों, कुछ तो गड़बड़ है। जॉब किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा, ये मुझे थोड़ा डाउट है, थोड़ा डाउट है। बट अपॉर्चुनिटी का कमी रहता है नहीं सर, बहुत सारी जगह पे, अपॉर्चुनिटी बट हाँ भारत में बहुत है सर, ये है कि अगर वो सही टाइम पे सही जगह पे आप आ गए तो मिल जाता है। Yes. अपॉर्चुनिटी बहुत है। रितेश अग्रवाल जो उड़ीसा में पैदा हुआ, उड़ीसा के एक गांव में पैदा हुआ, अगर उसको वो इतना रेप्यूटेड फेलोशिप मिलता है और वो अभी $2.6 बिलियन की कंपनी बना कंपनी सकता है। अगर कमल पोद्दार सर, अरुण पोद्दार सर जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में आते हैं और आज उनका $1 बिलियन लिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। वो हंगर होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए। पेट में आग होनी चाहिए सर। यस यस यस। ठीक है सर, तो बाकी एक फाइनल MBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए भी तो हमारा हो ही है, कंक्लूजन करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो फ्रेमवर्क या जो चीज़ें निकल के आती हैं MBA से, नेटवर्किंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है। एक लास्ट क्वेश्चन आफ्टर MBA, हाँ, क्योंकि जो बड़े कॉलेजेस से जो ये अलुमनाई नेटवर्क मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ट्रेमेंडसली हेल्प करता है, बिल्कुल। तो उसका एक थोड़ा सा रोल अगर आप बताएं। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग अगर आप उस तरीके से देखोगे कि हाँ मेरे को जॉब चाहिए या इसकी वजह से मेरे को जॉब मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जिंदगी में कभी हेल्पफुल नहीं रहेगा। से फॉर एग्जांपल मैं मेरा किस्सा बता देता हूँ। मैं जब स्टार्टअप चल रहा था तब रौनक के साथ मेरा बात होता था, अरुण सर से बात होता था, योगेश से बात होता था, बट माय 2.0 इन चॉइस इज प्योरली बिकॉज ऑफ वो the networking that still remained because of रौनक and because of अरुण सर। हमारा बीच बीच में बात चलता था, क्या चल रहा है जापान में, रौनक का चल रहा था कि यार मैं और क्या करूं, तो दैट कॉन्वर्जेशन ऑलवेज केप्ट अस इन लूप ऑफ ईच अदर। यस, ना रौनक का ये था कि यार मैं CV भेज रहा हूँ,
क्योंकि चॉइस इज वो वेरी पर्पस हैप्पी। हाँ हाँ ना अरुण सर का ऐसे कुछ था, बिजनेस मोटिव था, नहीं ना मेरा कुछ था कि मेरे को कुछ करना है। मेरे को कुछ करना इट वाज दोस कॉन्वर्जेशंस वर हैपनिंग। है गॉट इट पंगा क्या होता है, और मैं भी इसका यानी आई एम ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दिस, इज दैट अपने को ऐसे लगता है कि अगर अपन किसी कॉरपोरेट से मिलते हैं या सीनियर लीडर से मिलते हैं, उससे बात करो तो वो अपना नेटवर्क में आ जाएगा, नेटवर्क उसके में साथ आ बाद में जाएगा नेटवर्किंग करेंगे तो अपना जॉब नहीं, इससे ज्यादा मिलता नहीं है, इससे कम नहीं मिलेगा नहीं यस जिंदगी में, ये क्लियर है। पर ये बच्चों को नहीं समझ में आ जाएगा। नेटवर्किंग वहां पे ही करो जहां पे आप सामने वाले को वैल्यू ऐड कर सकते हो, ऑलवेज थिंक व्हाट यू कैन ऐड सामने वाला भी आपको वैल्यू, सामने वाला तो आपको वैल्यू ऐड करेगा ही, इसलिए तो आप बात करने जा रहे यस हो, बट आप भी उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो वो म्यूचुअल नेटवर्किंग है या कह सकते म्यूचुअली रिलेशन है बेनिफिशियल नेटवर्किंग रहा। नहीं तो पीपल आर वेरी स्मार्ट, यार ये नेटवर्क कर रहा है क्योंकि भाई इसी को कुछ चाहिए। ही इज लुकिंग फॉर समथिंग Nobody will entertain anybody if it is only one way. It has to be a two-way street. गॉट इट थैंक यू सर थैंक यू सो मच आप आए इतने ब्रॉड टॉपिक पे बात किया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने एक तरीके से आंसर किया है एमबीए से रिलेटेड लर्निंग्स कॉर्पोरेट लाइफ आपका थैंक यू सो मच सर Thanks a lot, Sarvesh bhai, for having me here. Cheers.